बहुत सुंदर। ज्ञानवर्धक करने के लिए हमारे बीच कपिल जी है, तो उसके लिए मैं करूंगा कि वेलकम कपिल जी। कपिल जी का एड्रेस करना हमारे लिए एक वो है जिसको उनके बारे में बताना, तो आज की डेट में वो होगा कि दिए को दिखाने की इसमें से लौ निकलती है। प्रकाश वो अपने आप में ही इतना करते हैं कि जिसकी कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारे मेंबर्स तो वैसे ही सब जानते हैं, हमें तो लगता है कि कपिल जी का वो है, तो अपना वो तो सुनने का है ही है, और सर इसी बहाने उनके साथ वो हो जाता है। नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेनल्टीज अंडर द इनकम टैक्स एंड अदर एक्ट्स। हम्म, कि उनको डील करने का क्या क्या है वो तो बताएंगे। मेन तो हम चाहेंगे कि ये लगे कि क्लाइंट को तो पता हो ही लगनी है, और हमें पता हो कैसे बचानी है, क्या ताकि बात है, डिपार्टमेंट कमाल कुछ है। लगाए नहीं। तो आई वेलकम यू कपिल जी सर 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 फॉर योर डेलिब्रेशन। सर 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 ओवर टू यू सर। थैंक यू। सर सबको मेरा प्रणाम राजेश भाई। हरे कृष्णा। राधे राधे। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम दे कंस चाणूरमर्दनम देवकी परम आनंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। का मतलब यह है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं जो हमारे जगत गुरु हैं। और राजेश भाई, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि टेढ़े हैं ठाकुर जी और निकलने का रास्ता नहीं है वहां से, एंट्री है और एग्जिट नहीं है, ये बात मुझे आपकी इतनी सुंदर लगी प्रभु कि इसके लिए मैं आपका, मेरा मन करे तो मैं आपके चरणों में आऊं और वहां आकर आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करूं, मेरा यही मन कर रहा है कि आपने इतनी सुंदर ये भाव व्यक्ति करी है, भाव व्यक्ति राजेश जी, कि भगवान के अंदर जाने का रास्ता है वहां ठाकुर जी के बाहर आने का नहीं, यही भाव है। जब गोपियों ने कहा ना कि हमारे को वही चीज अच्छी लगती है जिसमें ठाकुर जी अच्छे हैं, अगर ठाकुर जी को ये अच्छा लगता है कि हमें विरह में हम उनके लिए तड़पे, तो हमारे हमारे को वही अच्छा है। और एक और बात है राजेश भाई, आप सुन पा रहे हो ना मेरी बात राजेश भाई? राजेश जी सुन पा रहे हो ना? राजेश जी अनम्यूट कर लो। राजेश भाई आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूं कि गोपियों ने उद्धव जी को यस कहा, यस, आ रही है। अरे गोपियों ने उद्धव जी को कहा, आ रही है भाई साहब, आ रही है आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि गोपियों ने उद्धव जी को कहा कि मन नहीं 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है राजेश जी, और जो एक मन था वो ठाकुर जी के साथ चला गया, जी जी। तो हमें दूसरा मन चाहिए भी नहीं ना, हमारे पास यस, है प्रभु। द्वारका। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं मन नहीं 10-20, एक होशो तो वो ब्रिज भाषा आप समझते हैं, चलोगे वो कृष्ण सहित, तो हम कहां से दूसरा मन लाएं? हमारे पास मन ही नहीं है। कोई कहता है ना आप माइंड लगा लो कोई और, कोई मन लगा लो कहीं और, इंद्रियों को पूरी जी, तो वो इंद्रियां वहां नहीं लग जा, है ही नहीं मन, एक मन था वो चला गया ठाकुर जी के साथ। तो भगवान के लिए यही एक धमीजा जी कहा जा सकता है, जो बात राजेश जी ने भी कही कि परमात्मा की कृपा ऐसी रहे कि किसी भी क्षण मैं भूलूं नहीं उनका नाम, और हर एक क्षण राजेश भाई उनसे प्यार बढ़ता जाए। तो ये कृपा है कि जहां आप मुझे बोल रहे हैं ना कि आपने मुझे जज कर लिया या आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, आपने आशीर्वाद ही दे दिया मुझे, मेरे लिए मेरा सेमिनार और ये आप जो आशीर्वाद देते हो, ये मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, आई कैन टेल यू सर। तो वो कह रहे हैं कि भक्त कह रहा है कि बहुत ढूंढा उसका पता, खिवानी जी, बहुत ढूंढा उसको कहीं नहीं मिला उसका पता, और जब उसका पता मिल गया तो मेरा पता नहीं। बहुत ढूंढा अपने हरि का पता कहीं नहीं मिला, पर अब जब उसका पता मिल गया तो मेरा पता नहीं है। तो ठाकुर जी के लिए भक्त यही कह रहा है राजेश भाई कि साहब तेरी चौखट पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, और जैसे ही तेरी दहलीज को छू लेता हूं वैसे ही कुछ और होता हूं। सही बोल। क्या बात। जैसे ही तेरी दहलीज को छू लेता हूं वैसे ही कुछ और होता हूं। तो राजेश भाई कृपा बनी रहे, आपने, हमने आज की मुलाकात का टॉपिक एक सब्जेक्ट मैटर रखा हुआ है, पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर लॉ। देखिए कपावा जी ने पहले ही टोन सेट कर दिया है, और आप लोगों ने कि पेनल्टी लगे नहीं, और पेनल्टी लगने का रास्ता, पेनल्टी असेसी वाइज, और एक इन्होंने दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि असेसी के परस्पेक्टिव से और प्रोफेशनल के परस्पेक्टिव से, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो बात, कि वो कह रहे असेसी को तो थोड़ा सा भय रहे और सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल को पता रहे, ये कहना चाह रहे थे ना पावा जी आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत सुंदर भाव है सर ये।
तो कहने का मतलब ये है पूरी जी कि इनका इनका भाई साहब का, हमारे पावा साहब का, प्रिय पावा साहब का ये कहना है कि साहब एसएससी को खवानी जी हमें कैसे बाहर निकालना है ये तो आपने बताना ही बताना है मिस्टर गोयल, बट साथ में ये भी बताना है कि ये पेनल्टीज हैं और लग भी सकती हैं। बिल्कुल ठीक हैं जी, है, पेनल्टी का जवाब पूरा मत दो। हाँ कोई बात नहीं, चलिए इनकी बात हम समझ गए। देखिए पेनल्टीज लॉ में क्यों होती है, अभी हम जब सेमिनार चालू हुआ था उससे पहले वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेनल्टी इन एनी लॉ। राजेश भाई, आर पेनल्टीज, और खासकर टैक्स लॉ में व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द पेनल्टी इन द टैक्स लॉ, स्पेशली इन द इनकम टैक्स एक्ट, मे बी बेनामी लॉ और मे बी ब्लैक मनी लॉ. I will try to touch Benami law and black money law penalties, but the principle underlying will remain the same to my mind. The definition of penalty, Dhamija ji, in one of the leading decisions of the Supreme Court in the case of Pratibha Processors versus Union of India. This is the leading decision of Supreme Court, Honorable Supreme Court, Pratibha Processor versus Union of India. The citation of this decision is 1996 11 SCC 101. I repeat, 1996 11 SCC 101, Pratibha Processor versus Union of India. Rajesh bhai, what it says, penalty is ordinarily levied on an assessee for some contumacious conduct or for deliberate violation of the provisions of particular statute. I repeat, it says penalty is ordinarily levied on an assessee for some contumacious conduct or deliberate violation of provisions of the law, particular law. What it means कि उसका कोई ऐसा conduct particular taxpayer का जो कि कंटोमेशियस है, विद गिल्टी माइंड किया गया है, इविल माइंड, इवेसिव माइंड, और या डेलिब्रेट उसको जानबूझ के कॉन्शियसली उसने वायलेट किया है। अब पेनल्टी को प्रतिभा प्रोसेसर में ही, धमीजा जी, इन द केस ऑफ प्रतिभा प्रोसेसर, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, उसमें उन्होंने बोला टैक्स अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, पेनल्टी अलग होती है। आर यू नोटिंग कि टैक्स, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स लग रहा है वो अलग है, और इंटरेस्ट लग रहा है टैक्स लेट देने के लिए वो अलग है पुरी साहब, और पेनल्टी लग रही है कि उसने कोई वॉल्यूशन किया वो अलग है। अब देखिए क्या अंतर है, व्हाट इज, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव सेड, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजेश भाई पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड टैक्स? कैन यू से पेनल्टी इज इक्वल टू टैक्स? नो सर। नो सर में आंसर बहुत बड़ा नो है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नो है। इसका मतलब ये कि जो पेनल्टी कैन नॉट बी रिकवर्ड एज इफ यू आर इंपोजिंग टैक्स ऑन द पर्सन, penalty cannot be used as a tool to mobilize revenue, penalty cannot be made as an excuse to put more and more demand on the taxpayer, yeah, penalty cannot be used as a matter of routine as we are imposing tax on the taxpayer. So can we say, Rajesh bhai, ki penalty is to be imposed in rare cases and not in ordinary cases, or penalty should be imposed in exceptional cases, not in routine cases, Khivani ji? True. Or it is vice versa, ki penalty is to be imposed in every case where violation is found? No. Penalty is to be imposed in every case where assessee's income demand is adjustment is done upward and there is higher addition made in the return income, then automatically penalty is to be levied. Is this proposition right? No. No, absolutely right sir, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये right. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेश भाई, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हमें समझ में आ गया पूरी साहब, तो मेरा सेमिनार सक्सेसफुल माना जाएगा, अगर नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आप ये मानते हैं, इफ एनीबडी सेज कि दैट पेनल्टीज आर टू बी लिविड एज इक्वल टू टैक्स, रॉन्ग, काटा। पेनल्टी भी इज टू बी लिविड इन ऑर्डिनरी रूटीन एंड ऑटोमेटिक मैनर, रॉन्ग। पेनल्टी इज टू बी इम्पोज फॉर एवरी डिफॉल्ट in a routine manner, in a what you say casual manner, wrong. पेनल्टी इज टू बी एम्प्लाइड एज इफ रेवेन्यू, अगर किसी ने डिमांड एक्सेप्ट कर ली, टैक्स एक्सेप्ट कर लिया, तो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, रॉन्ग। पेनल्टी एंड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर सेम, इज इट ओके? No. You are noting all these points what I am saying? Yes, बिल्कुल. Penalty and assessment proceedings are different. Penalty is not equal to tax. Rajesh bhai, penalty is not to be imposed in ordinary routine manner. Penalty is to be imposed in rare and exceptional cases, and penalty cannot be imposed just because assessee has accepted the demand on it. Now you know there has been lot of jurisprudence on this point कि क्या penalty को defend करने के लिए assessee को बोलना पड़ेगा। जैसे penalties कितने टाइप की हो सकती हैं राजेश जी? पेनल्टीज एक तो राजेश जी ऐसी होती है जहां इनकम की कंसीलमेंट के लिए, या इनकम आपने कम दिखाई और आपकी इनकम में एडिशन हो गया या लॉस कम था उसका हो गया, वो पेनल्टी अलग है। एक पेनल्टी राजेश भाई इस बात की होती है कि जहां आपने कोई कंप्लायंस करना था, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी, कोई रिटर्न फाइल करनी थी, ऑडिट कराना था, अकाउंट्स रखने थे, कंप्लायंस की,
और कुछ पेनल्टीज है, जैसे आपने एक पर्टिकुलर मोड में ट्रांजेक्शन करनी है कैश वगैरह में, आप नोट करें, जैसे एक पेनल्टी हुई, लेट अस से कैटेगरी 1 पेनल्टी इज कि जहां आपका इनकम का एडिशन हो रहा है, कंसीलमेंट पेनल्टी या अंडर रिपोर्टिंग पेनल्टी, मिस रिपोर्टिंग पेनल्टी। ये पेनल्टी किससे रिलेट हुई कि जहां इनकम का वेरिएशन हो रहा है, इनकम में एडजस्टमेंट हो रही है असेसमेंट में, that is relating to concealment of income penalty under section 271(c) old law and new law reporting misreporting penalty and under reporting penalty in 270A Damija ji. Now second type of penalty is where you are required to maintain books, where you are required to maintain audit, where you are required to comply with some notice summon, where you are required to maintain some transfer pricing documentation, or where you are required to maintain make some compliance. Rajesh bhai, वो नहीं किया, उसका penalty. तीसरा पेनल्टी बड़ा पिक्यूलियर है, जहां आपको एक मोड में ट्रांजैक्शन करना है, लेट अस से आपने कैश में लोन नहीं लेना है या रीपे नहीं करना है या कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, ये तीसरी टाइप की, और उसका एक हायर वर्जन है तीसरी टाइप का पेनल्टी का, कि जहां आपने कोई फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री कर दी किताबों में, जो 271। इफ आई जनरली एनालाइज दिस पेनल्टीज राजेश भाई, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर 21 है जिसमें पेनल्टीज इंपोजेबल है, इनकम 1961 वाला आप नोट करें, देयर आर टू, अभी 2025 वाला भी आ गया, 2025 वाले में कहां से है और 1961 में कहां से, आप नोट कर सकते हैं। 1961 वाला है राजेश भाई, सेक्शन 270 से लेकर 275, मेन है 270A से लेकर 275, आप नोट कर रहे हैं, चैप्टर 21 सर, चैप्टर 21। और जो हमारा ये नया वाला लॉ है, इसके अंदर है सर, नए वाले लॉ में है राजेश भाई, सेक्शन 439 से लेकर 471, नोट करा सर आपने, सेक्शन 439 से लेकर 471 तक 2025 वाले कानून के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस हैं। आर यू विद मी सर, नोट कर लिया आपने। और जो इनकम टैक्स यस वाला है, उसमें 270 से लेकर 275। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, इसमें इतने सारे सेक्शन हो गए, वो आपको सब पता है, उसमें मैं नहीं जा रहा। ये क्या है कि नए वाले लॉ में वो हट गए ना, ABCD वाला सेक्शन के नंबरिंग हट गई, तो इसलिए वो 430 से, आप समझ में आ गई आपको मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। एनी पर जो ऑफेंस है पूरी जी, जिसकी पेनल्टी क्यों लगती है, पेनल्टी जब लगती है जब आपने कोई ऑफेंस किया, आप नोट करना एक वर्ड, ऑफेंस, डिफॉल्ट या ब्रीच या वायलेशन, नोट करना है 4-5 वर्ड, ऑफेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच, वायलेशन, इंफ्रिंजमेंट। ये पांचों वर्ड डिक्शनरी के अंदर आपको सिनोनिमस से मिलेंगे, सिमिलर। क्या क्या राजेश भाई, डिफॉल्ट, ब्रीच, इंफ्रिंजमेंट, वायलेशन, ऑफेंस, ये होगा तभी तो पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए कोई ऑफेंस ही नहीं है, मान लीजिए डिफॉल्ट ही नहीं है, मान लीजिए ब्रीच ही नहीं है, मान लीजिए वायलेशन ही नहीं है पावा जी, मान लीजिए इंफ्रिंजमेंट ही नहीं है, तो पेनल्टी लग जाएगी? नहीं लगेगी। किसी केस में ऐसी पेनल्टी की कल्पना की जा सकती है जहां पेनल्टी ऑफेंस रहित पेनल्टी, डिफॉल्ट रहित पेनल्टी, कि डिफॉल्ट ना हो और पेनल्टी लग जाए। राजेश भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना, ऐसा होता है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली केस देखते हैं तो ऑफेंस तो एसएससी का होता नहीं है, पर पेनल्टी लग जाती है। डिफॉल्ट तो होता नहीं है, पेनल्टी लग जाती है खिवानी जी। वायलेशन तो होता नहीं, पेनल्टी लग जाती है। ब्रीच तो होता नहीं है, पेनल्टी लग जाती है। इंफ्रिंजमेंट तो होते नहीं है, पेनल्टी लग जाती है। तो पेनल्टी की भावना के विरुद्ध है ये बात, पेनल्टी के कंसेप्ट के विरुद्ध है, पेनल्टी के बेसिक इनहेरेंट नेचर के विरुद्ध है। अगर ऑफेंस नहीं है, अगर ब्रीच नहीं है, अगर वायलेशन नहीं है, अगर इंफ्रिंजमेंट नहीं है, तो पूरी सा पेनल्टी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। I hope you have all noted this point that to leave a valid penalty, Pawaji, valid offense, valid default, valid breach, valid infringement, valid violation is required, sir. True. and it has to be proved also. ये कहां लिखेगा violation कौन? नहीं, एक मिनट सर, सॉरी, पहला स्टेप है कि violation होनी चाहिए, ये violation breach होना चाहिए। ये कहां लिखा जाएगा? ये उस सेक्शन में लिखा जाएगा जो पेनल्टी लगाने की बात कर रहा है कि ये ऑफेंस हुआ है तो ये पेनल्टी है। मान लीजिए ऑफेंस तो लिखा नहीं और पेनल्टी लिख दी, तो चलेगा? ये मेरा एग्जाम्पल। तो इसीलिए सेक्शनों में जिनमें भी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ में, उनमें सब में ऑफेंस लिखे हुए हैं, उनका पेनल्टी भी लिखा। क्या करते हैं पूरी साहब, हम एआई के जमाने में आ गए, सॉफ्टवेयर के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से डिफॉल्ट पकड़ते हैं। पावा जी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जैसे आपने कंप्यूटर में डाटा है, आपने देखा कितने लोगों ने टीडीएस के अंदर लेट काट के ब्याज के साथ जमा कराए, सबको प्रोसिक्यूशन का चालान काट दिया। ये संभव नहीं है सर, ये मैकेनिकल एक्सरसाइज है, टोटल हवा में है ये। आप समझ गए क्यों राजेश भाई? कोर्ट्स का कहना ये है कि जिस आदमी ने, और एक अनगिनत कोर्ट्स का कहा हुआ है, मैंने आपको राइटअप जो दिया उसमें कुछ जजमेंट भी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए
राइट अप की नोडल एजेंसी राजेश अग्रवाल जी। कपिल गोयल का राइट अप कपिल गोयल व्यक्तिगत रूप से नहीं दे पाएंगे भाई साहब, राजेश अग्रवाल जी के पास सब कुछ होता है, वही हमारे ठाकुर जी का एपी सेंटर गोलोक के वो ही हमारे राजेश अग्रवाल जी, उन्हीं से मांगे प्लीज। ये पूरी सब पता है क्या होता है, अब लोगों को मटेरियल पे ज्यादा दिलचस्पी होती है, पढ़ाई हमारे सुनने में नहीं होती, उनको मटेरियल का कट कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा है, सॉरी। हम भी समझते हैं, पर ठीक है भाई साहब, सुनो भी तो सही थोड़ा सा प्लीज, बियर भी करें जब भैया सेमिनार। अगर किताब पढ़ के डॉक्टरी आ जाए तो सब सर्जन बन जाएंगे। नहीं पर वो बात ये आप किताब उठवा देते हो इतनी भारी। नहीं, इसका आनंद है, इसका है नहीं, और चलिए उसको बाद में करेंगे, आनंद है उसका भी। जी पर हम बात कर रहे थे कि सर क्या कह रहा था मैं, व्हाट आई वाज सबमिटिंग टू यू ऑल ऑफ यू, कि ऑफेंस इज रिक्वायर्ड, ब्रीच इज रिक्वायर्ड, तभी पेनल्टी आएगी। मैं आपको ये बोल रहा था कि बिना ऑफेंस के बिना पेनल्टी नहीं हो सकती, पेनल्टी के लिए ऑफेंस होना जरूरी है, और इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी सेक्शन है सब में ऑफेंस बता रखा है, पेनल्टी भी है। मैं आपको कहां बोल रहा था कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को, राजेश भाई क्या बात कर रहे थे हम, कि अगर हम इनकम टैक्स एक्ट को एनालाइज करें पेनल्टीज के पर्सपेक्टिव से, तो पेनल्टी पावा जी आपको पता है, जैसे किसी ने आपने से पूछा कि हमें पेनल्टी ना लगे, ये पेनल्टी, अच्छा मैं ये बात कर रहा था, हाँ टीडीएस वाली, मैकेनिकल, जैसे किसी आदमी ने कैश ट्रांजेक्शन करी और रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन आ गई कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी कैश में बेची है और उनके पास सेल डीड में कैश आया है, तो पेनल्टी लग जाएगी 269 एसएस की। ऐसा होना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं। नहीं ये क्वेश्चन है कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बिना, अच्छा पेनल्टी के लिए ऑफेंस होना जरूरी है और फिर पेनल्टी लगेगी, आपने नोट किया, पर ऑफेंस कैसे डिटेक्ट होगा पूरी साहब, ऑफेंस पता कैसे चलेगा? और आपको साल में एक तो कलकत्ता से ऑफेंस बाहर पता कैसे चलेगा सर, ये किसकी बात सर, ऑफेंस पता कैसे चलेगा? हाईकोर्ट के जजेस को बुला के सर ऑफेंस कैसे पता चलेगा? सर बाय डिटेक्शन, बाय रिपोर्टिंग। नहीं आप समझिए, काकरा जी एक को थोड़ा सा प्लीज, प्रणाम काकरा जी, प्रणाम प्रणाम सर, थोड़ा सा माइक अपना वो करें, एक मिनट सॉरी। तो मैं ये कह रहा था सर, जहां से आवाज आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी साहब कि जो पेनल्टी है उसके लिए पहले ऑफेंस होगा और फिर राजेश भाई पेनल्टी लगेगी। और ऑफेंस का डिटेक्शन कैसे होगा, कि कोई कोई कॉग्निजेंस कैसे लेगा राजेश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की सेमिनार का स्टार्टिंग, कि ऑफेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग होनी जरूरी है, एडजुडिकेशन का मतलब उसकी असेसमेंट खिवानी जी होनी जरूरी है। जैसे लेटर से आपको इनकम में वेरिएशन, आपने असेसमेंट तो हुई नहीं, उसकी इंटीमेशन हुई, 143(1) हुआ, अभी 143(1) में इंटीमेशन में एडजस्टमेंट हो गई, तो पेनल्टी लग सकती है अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की? नो नहीं ये एक्ट में नहीं है सर, क्योंकि क्यों क्यों इसका रीजन है, किसी ने कहा नहीं उस पर भी पेनल्टी लगनी चाहिए, अदरवाइज कानून में नहीं है, किसी ने कहा कि नहीं लगनी चाहिए। राजेश भाई ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए जिसके इंटीमेशन में एडिशन हो रहा है, मैं बड़ी विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। पहली बात तो ये है पुरी साहब की जो इंटीमेशन है वो समरी प्रोसीडिंग है, उसके अंदर अपेरेंट चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें आप समरी मैनर में कर रहे हैं, उसको प्रॉपर पूरा नेचुरल जस्टिस भी नहीं दे रहे, कोई आपकी उसकी 143(3) भी नहीं कर रहे। इसीलिए लेजिस्लेचर ने, लॉ मेकर ने, मेरे हम्बल सबमिशन में कॉन्शियसली राजेश भाई 143(1) के अंदर जो एडजस्टमेंट होगी वो पेनल्टी से आउट है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, 154 में कोई एडजस्टमेंट होती है रेक्टिफिकेशन में, तो पेनल्टी लग सकती है? नहीं। तो ये आपको मतलब आपको जमता है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कानून के साथ या स्टेट के साथ, रेवेन्यू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगनी चाहिए इस पे भी? नहीं लगनी चाहिए, इज अ मोर बेटर ऑप्शन। नहीं इसका लॉजिक है सर कि 154 में और 143(1) में क्यों नहीं लग रही अग्रवाल साहब, इसलिए नहीं लग रही क्योंकि जब आप एब्सेंट चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, और आपको आगे से पता चल गया उसी के रिकॉर्ड से या उसी से, उसमें उसका कंसीलमेंट कहां है, उसकी इंटेंशन कहां है? It is mistake apparent from the राइट। court. सो मेरा सबमिशन है कि वहां आपने कोई ऐसी चीज डिटेक्ट नहीं करी कि उसकी इंटेंशन टू इवेड, इंटेंशन टू कंसील, इंटेंशन टू हाइड, और इंटेंशन टू सप्रेस, और इंटेंशन टू क्या कहते हैं उसको, कि डिपार्टमेंट को, उसको रेवेन्यू को, उसको कुछ गलत इंटेंशन है। Am I right पुरी साहब? It was Correct. already in the records. Right. Anyhow, और इट इज फ्लैशिंग, तभी तो हो रही है, इट इज अपरेंट, इट इज ग्लेरिंग पावा जी, तो यू आर नोटिंग 143(1) में पेनल्टी नहीं है, 154 में नहीं है, 143(3) में। अब राजेश भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के लिए तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर है कि कपिल जी हमारी अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी तब लगेगी जब असेसमेंट होगी। आप एक कागज पे नोट करना, मैंने आपको कहा था ऑफेंस होना जरूरी है और उसके बाद पेनल्टी। ऑफेंस को डिटेक्ट कहां करा जाना चाहिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हम्बल सबमिशन में किसी भी पेनल्टी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बिना असेसमेंट ऑर्डर के और बिना असेसमेंट ऑर्डर में उस वायलेशन को डिटेक्ट हुए पेनल्टी नहीं लॉन्च हो सकती। पेनल्टी का लॉन्च पैड क्या बनेगा, प्लीज नोट, वैलिड असेसमेंट किवानी जी, and valid finding and satisfaction of the concerned AO that assessee has violated Pawaji so and so, then only penalty can be triggered.
Are you with me on this? Yes, sir. Yes. I repeat what I said. If in a given case there is no assessment made under section 143 subsection 3 and directly penalty proceedings are initiated, then they are totally invalid. Are you under? And there are hundreds of cases where department is even today, जैसे वो ऑडिट बुक्स या कैश ट्रांजैक्शन वाली पेनल्टीज, वो कहता है इसका तो असेसमेंट से लेना देना नहीं है खिवानी जी, वो तो डायरेक्ट लॉन्च हो सकती है, डायरेक्ट सेक्शन 274 का शो कॉज आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जय लक्ष्मी राइस मिल्स का सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग फैसला आप नोट कर लें, और उसके बाद आधा दर्जन फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दमीजा जी दिए। कितने दर्जन? आधा दर्जन। जय लक्ष्मी राइस मिल्स क्या है? 379 ITR 521 सर, 379 ITR 521 खिवानी जी कहता है अगर क्वांटम की इनकम टैक्स की असेसमेंट में किसी पेनल्टी का सेक्शन कैश लोन वाली 269 SS का इनिशिएशन वैलिड असेसमेंट में नहीं है तो पेनल्टी कैश लोन वाली नहीं लग सकती। इस जजमेंट के बेसिस पे पावा जी बहुत सारे हाई कोर्ट के और ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर आए, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया डिपार्टमेंट के SLP को डिसमिस करते हुए, जिसमें मैं आपको एक जजमेंट लिखवा रहा हूं परिवार टेलीविजन गुजरात हाई कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया परिवार टेलीविजन अभी, और राजेश जी ने सर्कुलेट भी किया होगा। राजेश भाई, परिवार टेलीविजन के केस में भी गुजरात हाई कोर्ट ने यही बात कही थी कि बिना असेसमेंट के अंदर सेटिस्फेक्शन आए हुए पेनल्टी की, ऑफेंस की, आप पेनल्टी इनिशिएट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों को इस बात से भी आपत्ति है कि नहीं ये जजमेंट गलत है, थ्योरी, ये लाइन ऑफ डिसिप्लिन कि नहीं जो पेनल्टी इनकम से रिलेटेड नहीं है वो डायरेक्ट भी लॉन्च हो सकती है, उनमें असेसमेंट की जरूरत नहीं है पूरी साहब, ऐसा कुछ स्कूल ऑफ थॉट आया। मेरा हम्बल सबमिशन ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा, नहीं गलत है सर, आपको एक वैलिड प्रोसीडिंग्स में ऑफेंस को डिटेक्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर कोई अंतर ध्यान होकर कोई चक्षु नहीं आ जाएंगे कि नहीं आपने मैंने कपिल गोयल ने ट्रांजैक्शन करी और आप सीधा लॉन्च पैड पे पेनल्टी 274 का शो कॉज दे देंगे। खैवानी जी, लीगली ऑल्सो इट इज रॉन्ग एंड आज की जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से भी गलत है। साइटेशन मैंने आपको लिखवा दिया, जय लक्ष्मी राइस मिल्स 379 ITR 521, जिसके बेस पे आधा दर्जन ऑर्डर्स आ चुके हैं, वो मेरे राइटअप में आज के हैं, बिना असेसमेंट के पावा जी। और बिना असेसमेंट भी मस्त नहीं है, सिर्फ असेसमेंट के अंदर ये फाइंडिंग आएगी ऑर्डर के अंदर एओ के द्वारा, चाहे वो जाओ है चाहे फाओ है, कि साहब मेरा ये वायलेशन हुआ है और इस सेक्शन की पेनल्टी मैं इनिशिएट करने का रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। सर वही तो मैंने बोला है सर, तो वो नहीं होगा तो आप सीधा नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ गई सर? रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन से, सर्च इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट पेनल्टी पावा जी लॉन्च नहीं हो सकती। डायरेक्टली कर देते हैं। हाँ, तो गलत है सर, वो टोटली इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के विरुद्ध है सर। और मैंने आपको बताया कि आधा दर्जन, एक दो नहीं सर, आधा दर्जन ऑर्डर्स को राजस्थान के, आंध्र प्रदेश के, गुजरात के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार ने और बेंचेस ने अप्रूव किया है, जहां जयलक्ष्मी राइस मिल फॉलोड था कि बिना वैलिड असेसमेंट के, भाई साहब बिना वैलिड असेसमेंट में पेनल्टी के इनिशिएशन हुए, डायरेक्शन आए हुए, सेटिस्फेक्शन आए हुए पूरी जी, पेनल्टी का लॉन्च पैड वैलिड नहीं नहीं। क्लियर हो गई बात सर? ये वेरी ट्रू। आगे बढ़ू, चलिए राधे राधे, बाकी बहर की जाओ। अब दूसरा वाला पॉइंट, ये तो वही पेनल्टी इनिशिएट हुई। अब पेनल्टी इनिशिएट करते वक्त राजेश भाई एक और सवाल आया कि पेनल्टी इनिशिएट करते वक्त भावना क्या रखी जाएगी? दुर्भावना रखी जाएगी, अच्छी भावना रखी जाएगी? है क्या रखी जाएगी राजेश भाई? सद्भावना। कौन सी भावना? सद्भावना। सद्भावना, सद्भावना। सद्भावना। और ये कौन बोल रहा है सद्भावना? मैं बोल रहा हूँ सद्भावना। पुरी जी बोल रहे हैं। पुरी जी, सद्भावना रखी जानी चाहिए, आइडियल केस है, पर सद्भावना रखी नहीं जाती, दुर्भावना रखी जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू अथॉरिटीज। ये मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको देखिए। उनका मानना ये राजेश भाई, किसी भी आदमी ने कुछ भी वायलेशन की हो तो लो धड़ देने से उसकी पेनल्टी इनिशिएट मारो। हाँ, ये ठीक वो है। जाने उसका काम जाने। ये ठीक है। मतलब कोई आदमी ऐसा है, जैसे सोचिए आप, कमाल देखिए, कमाल एक आदमी है राजेश भाई, मैं केस ले रहा हूं, जैसे अभी एक बात आई कि किसी एसएससी ने राजेश भाई अपनी रिटर्न भर दी, और वो रिटर्न भरने के बाद उसको पता नहीं चला कि मेरे से गलती होगी। अच्छा, रिटर्न भरने के बाद पापा जी क्या ऑप्शन है, अपनी रिटर्न को सही कर सकते हो? 154 में रिवाइज कर सकते हैं। अरे सर 154 तो रेक्टिफिकेशन है, सॉरी आप ठीक बोल रहे हो, 139 में रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये बोल रहे हो ना? रिवाइज रिटर्न में टाइम लिमिट निकल गया, अब क्या करें? या आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। हाँ, नोट करते जाइए, एक बार नोट करिए पूरी साहब जरा आप लोग। एक पावा साहब ने बोला रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, गोयल साहब 80, अगर हम सनू को क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट गलत हुआ, हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं कम पंजाबी आती है, मैं जितनी आ रही है तो बोल रहा हूँ। 139(4) विच और 139(5) विच जो भी होता है, 139(5) विच 80 फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न। और एक दसा की साहब हम 80 139(8) विच अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। राजेश जी देखो मैं पंजाबी सीख रहा हूँ, 139(8) विच अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे 80। और क्या ऑप्शन है पीवर जी?
और क्या ऑप्शन है सर? रिवाइज रिटर्न हो गया, अपडेटेड। अब अपडेटेड रिटर्न का सौदा क्या है? एक सौदा होता है ना, बढ़िया की लैंग्वेज बोलते हैं सौदा। अगर आप अपडेटेड रिटर्न में आगे जाना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपसे क्या लगान वसूल होगा? टैक्स इंटरेस्ट 25 से अरे सर वो बड़ा 50% महंगा है, 75%। उसके अंदर इनबिल्ट पेनल्टी है। हाँ, इनबिल्ट मतलब पेनल्टी। जो भी व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न में आ रहा है उसकी स्वीकृति ऐसे वेलकम नहीं है, उसको उसके गुलदस्ता, बड़ा वाला गुलदस्ता देना पड़ेगा, महंगा वाला गुलदस्ता। Correct. और रिटर्न सारी बढ़ानी पड़ेगी। And अच्छी बात, ये समझ में आया आप लोगों के? आपको अमाउंट पता है, मुझे अमाउंट, वो उसमें इतने ईयर में करते हैं तो इतना पैसा है राजेश भाई, और उसके बाद करते हैं तो इतना, आप समझ रहे हैं? अपडेटेड Correct. में यू कैन फाइल द परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज है एडिशनल उसमें, टैक्स, और एडिशनल टैक्स का मतलब है इनबिल्ट पेनल्टी। पेनल्टी। तो अब किसी आदमी ने, कपिल गोयल है, कपिल गोयल से एक रिटर्न भरी, मेरे को, मैंने पुरी साहब को, राज या इनको, खिमानी जी को, इनको पावा जी को चेक कराई अपनी रिटर्न, एडवोकेट हूं, मैंने कहा जी देख लो मेरी रिटर्न में कोई गलती वलती तो नहीं, वैसे में बैठा। इन्होंने कहा नहीं कपिल जी, आपसे ना ये बैंक स्टेटमेंट की ये चीज आई है, 26 ईयर्स की ये चीज रह गई, अभी मैं रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकता, अपडेटेड में जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को ज्यादा पैसे हैं, कोई प्रोसीडिंग राजेश जी मेरे केस में पेंडिंग नहीं है, मतलब कोई 143 नहीं चल रहा है। ये तीसरा पॉइंट नोट करिए, केस स्टडी है बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या मैं डिपार्टमेंट को आगे जाकर एक लेटर फाइल करके ये कह सकता हूं प्लेन पेपर पे, शुद्ध भावना से, कि सर मैं अपने मन की शुद्धि के लिए एक लेटर दे रहा हूं, इसमें मैं ये कबूलनामा दे रहा हूं कि मेरे से ये अमाउंट पे कम टैक्स दिया गया है, मैं आगे बढ़ के खिवानी जी टैक्स भी देने के लिए तैयार हूं, और जो इसका ब्याज बनता है वो भी देना चाहता हूं, आप इसको बोर्ड पे ले ले। आप बताइए इस लेटर का क्या स्टेटस है जो हम फाइल करेंगे, या कर सकते भी नहीं कर सकते? This is a valid letter. It you are informed the department. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अगर इस लेटर की स्वीकृति हो गई तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस लेटर के बेस पे, जब असेसी अपनी एडिशनल इनकम दिखा रहा है जो रिवाइज रिटर्न नहीं है, जो अपडेटेड रिटर्न नहीं है, तो इसको डिपार्टमेंट रेगुलराइज कैसे करेगा और प्रोसेस कैसे करेगा? यस, पोपाटिया जी बोल रहे हैं, गुल साहब, ये 148 को जन्म देगा, ऐसा एडिशनल इनकम का लेटर 148 के बर्थ फॉर्म बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया पोपाटिया जी, वेरी हैप्पी। मैं ये बोल रहा हूं वो 148 हो गया, चलो अग्रवाल साहब वो 148 हो गया, मैंने 148 की रिटर्न में वही चीज भर दी जो मैंने उस लेटर में भरी थी। अब 148 की जो फाइनल असेसमेंट हुई सर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उसी अमाउंट पे हो गई जो मैंने लेटर में भी भरा था और जो मैंने 148 की रिटर्न में भी भरा है, एक नए पैसे का एडिशन नहीं हुआ। अब आप लोगों से क्लाइमैक्स आ गया फिल्म का सर, क्या ऐसे केस में जो मैंने लेटर में अमाउंट पहली बार दिखाया था और जो मैंने 148 की रिटर्न में भी दिखाया है, उस अमाउंट के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, लगनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। नहीं लग सकती। If the return हो income गया to राजेश the, भाई, बहुत प्रैक्टिकल इशू है ये। क्योंकि 148 रिटर्न is treated as the डिपार्टमेंट तो 138 लगाएगा, one. वैसे लगनी नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट तो लगाएगा सर। 270A की लैंग्वेज कहती है लगाएगा, मतलब एक प्राइमा फेसा ही देखो तो आप जैसे बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो अग्रवाल साहब, पर जो पुरी साहब भी बोल रहे हैं, लीगली स्पीकिंग केरला हाई कोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर अभी आया था जो हमने डिस्कस भी किया था मेनन के केस में, अंबाजी मेनन, उसमें केरला हाई कोर्ट ने 471 आईटीआर में राजेश भाई बोला कि जो आदमी आगे आकर लेटर दे रहा है और उसके बेसिस पे 148 हो रहा है और उसी अमाउंट पे पेनल्टी एडिशन असेसमेंट हो रही है, तो खिवानी जस्टिस केरला हाई कोर्ट के जज हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है पपाटिया जी, केरला हाईकोर्ट के बड़े नामबियार साहब जज हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला लिखा अंबादी मेनन, और वहां उन्होंने 471 आईटीआर में पूरी साहब ये बात लिखी कि इट इज ए क्लासिकल केस ऑफ नॉट इंपोजिंग पेनल्टी, यहां एसएससी खुद आगे से आया, इट्स ए वॉलंटरी, व्हाट यू से, वॉलंटरी थिंग व्हिच एसएससी हैज डन बिफोर डिटेक्शन होने से पहले। तो उन्होंने बल्कि ये बोला राजेश भाई कि एसएससी डिपार्टमेंट ऐसा मना नहीं कर सकता, उसमें एसएससी ने तो बल्कि ये भी लिखा था पूरी साहब लेटर में कि तुम मेरा 148 खोल दो, मैं वो उसने टैक्स नहीं दिया था, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी, उसको सम्मन आया राजेश भाई, सम्मन के बाद उसको पूछा कि तुमने इस ट्रांजेक्शन का क्या किया, उसने कहा सर मेरे से टैक्स देना रह गया, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी सहायता के लिए एक 148 जारी करिए, फिर मैं 148 के बाद आपको टैक्स दे दूंगा। डिपार्टमेंट कह रहा हमारा दिमाग खराब है, हम आपके लिए 148 क्यों करेंगे, 148 हमारी फैसिलिटी के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए। वो अच्छा देखो पावा जी, फिल्म का इंटरेस्टिंग पार्ट, उन्होंने 148 दिया क्योंकि उनको पता लग गया कि इसने टैक्स कम दिया हुआ है, ये खुद कह रहा है दे दो 148, तो उसको, जिसका नहीं कहता उसको तो छोड़ते नहीं है, जो कह रहा है दे दो उसको छोड़ देंगे, साथ साथ कोऑर्डिनेट करते जाइए प्रैक्टिकली। तो उसको 148 आया अंबादी मेनन को, उसके कहने से इश्यू हुआ, उसमें सारा टैक्स दिया गया 148 की रिटर्न में, उनकी संतुष्टि और कंटेंटमेंट नहीं हुई जो शास्त्रों के हिसाब से, उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी मेनन पे कि तू आगे आकर तूने बोला तो तूने बहुत बड़ा ये काम किया है, अब तेरे को पेनल्टी भी का तोहफा लेना पड़ेगा। तो जज ने कहा कि आप बहुत गलत हैं, जो आदमी खुद आगे आकर 148 करवा रहा है, खिवानी जी अंबादी मेनन का जो रिपोर्टेड डिसीजन है, उसको आपने जो ऑब्लाइज भी किया 148 करके, उस पर पेनल्टी कतई नहीं लगा सकते, आप कुछ भी हो जाए, इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ वॉलंटरी ऑफर। मैंने केस में रिवाइज कॉम्प्यूटेशन फाइल कर दी आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड इंटरेस्ट, हाँ जी, और उसके ऊपर कोई एक्शन डिपार्टमेंट ने नहीं लिया, 4 साल तो हो गए।
मैंने ये रिवाइज कंपटीशन भर दी कि ये मेरे से गलती हो गई है, ये मेरा टोटल इनकम ये बनती है, ये मेरा टैक्स है और ये मेरा इंटरेस्ट है विच आई एम पेइंग एंड सबमिटिंग। मैंने जाओ को जाके वो लेटर सबमिट कर दी थी। बस ठीक है, आपने अपनी आत्मा शुद्ध कर ली, आप कुंभ नहाया एक बार, आप राधा रानी को याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस 471 ITR 366 अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एक और नोट कर ले, जो मैं बता रहा था। 471 ITR पेज नंबर 366 लैंडमार्क ऑर्डर, आज की सेमिनार का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर। 471 ITR पेज नंबर 366 अंबादी कृष्णा मैनन, बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं। चलिए राजेश भाई, तो हम कह रहे थे एक पेनल्टी तो है अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग की, और एक पेनल्टी है जो कंप्लायंस ना करने की, और एक पेनल्टी है सर जो आप ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैश प्रेस्क्राइब्ड है उसको, या जैसे जो मना प्रोहिबिटेड मोड है उसको करते हैं, या आप कोई फॉल्स एंट्री करते हैं, किताबों में से कोई झूठी एंट्री कर देते हैं, या उसमें से कोई एंट्री छुपा लेते हैं, ओमिटेड एंट्री। पेनल्टियां और भी हो सकती हैं, बट ये 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं खिवानी जी। अब पहले वाली कैटेगरी का पावा जी, एक तो मैंने 2-3 चीजें बता दी आपको कि पेनल्टी वैलिड इनिशिएट होनी चाहिए, आप नोट कर लिया आप लोगों ने, उसका जन्म प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो वॉलंटरी किया राजेश भाई, उसने आगे से आकर ठीक कर दिया तो उस पर नहीं लगनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए, उसको जबरदस्ती ये नहीं कि जबरदस्ती दो। जितने भी केस टीडीएस के हैं उनमें जितने भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुए हैं जहां सेसी ने बिना डिपार्टमेंट के डिटेक्ट करे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो लेट जमा कराया, जमा भी करा दिया ब्याज के साथ, उनमें किसी में भी प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। आधा दर्जन हाईकोर्ट के ऑर्डर आगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। आपको नोट करने हैं तो 2 साइटेशन लिखवा देता हूं सुप्रीम कोर्ट की, और 2 साइटेशन जहां हाईकोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव किया गया कि जहां सेसी ने लेट टीडीएस जमा कराया ब्याज के साथ, वहां प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट को संतुष्टि रखनी चाहिए ब्याज से। 478 ITR पेज नंबर 354 एंड 478 ITR पेज नंबर 356, 478 ITR पेज 354 एंड 478 ITR 356। ये मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया पावा जी। 478 ITR 354 एंड 478 ITR 356, जहां वॉलंटरी टीडीएस जमा करा दिया था और उसके पास एक रीजनेबल कॉज भी था कि उसका स्टाफ मैटरनिटी लीव पे था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब उसने ब्याज के साथ वॉलंटरी जमा करा दिया तो टीडीएस का प्रोसिक्यूशन सेक्शन 276B का नहीं होना चाहिए। दूसरा जजमेंट जो उन्होंने अप्रूव किया तेलंगाना हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है ये भी, 474 ITR पेज नंबर 306 राजेश भाई, और 474 ITR 312। और देखो कितने प्रोसिक्यूशन हुए सिर्फ इसी भावना से कंपाउंडिंग आ जाए फीस। 474 ITR पेज नंबर 306 एंड 474 ITR 312 धमीजा जी, saying that if TDS has been voluntarily deposited without detection with interest, then no prosecution under 276B can be launched। ये बात मेरे हिसाब से राजेश भाई क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 थ्योरी राजेश भाई जो हमेशा अल्टीमेट होती है, मेरे से रहना जाए, शुरू में मैं बता देता हूं, जो सबसे बड़ा डिफेंस है आप लोगों का। अगर आपको ये 2 थ्योरी समझ में आ गई ना राजेश भाई, तो आपको कोई भी पेनल्टी हिट नहीं कर सकती। जो पावा जी बोल रहे थे कि हमें रास्ता ऐसा बताइए कि जिस रास्ते से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो, ये तो मुझे नहीं पता ऐसा रास्ता, मुझे तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। अभी आपने बोला भी बड़ा मुश्किल है, तो टेढ़ा है, बहुत टेढ़े हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, कभी उधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं, इनकी नजर कहीं होती है और कहीं और होती है, कुछ करते होते हैं कर रहे होते हैं, इनके ऐसे होता है कि ये कहीं से भी कुछ कर देते हैं, ये जिसको पकड़ना होता है कहीं से भी पकड़ लाते हैं। चलिए वो बात अभी करेंगे, एक और स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, बताया बीच में। तो मैं कह रहा था 2 स्टोरी में 2 थ्योरीज सर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोट करिए, और डॉक्ट्राइन ऑफ थ्योरी ऑफ डाउटफुल थ्योरी ऑफ दिस डाउटफुल पेनलाइजेशन। क्या है राजेश भाई? प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरी, और एक है डाउटफुल पेनलाइजेशन। क्या है दोनों खिवानी जी? राजेश भाई आपको क्या लगता है प्रोपोर्शनैलिटी और पेनलाइजेशन क्या है? देखिए जितनी गुनाह हो उतनी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सुंदर, आई एम वेरी हैप्पी खिवानी जी। तो प्रोपोर्शनैलिटी का धर्म ये है, ये आर्टिकल 14 से निकलता है, संविधान का प्रिंसिपल है। और पेनल्टी के लिए तो राजेश भाई वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल हर एक लॉ में अप्लाई होता है एक्शन में। अभी जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, जो हमारे देश के नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने एक जजमेंट लिखा था, उसमें उन्होंने 360 डिग्री प्रोपोर्शनैलिटी का व्यू दिया कि प्रोपोर्शनैलिटी की डॉक्ट्राइन यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन है। बट व्हाट आई एम सबमिटिंग पुरी साहब, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज सीरियस वेटेज इन पीनल स्टैट्यूट्स। व्हाई? बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी की डॉक्ट्राइन का फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो खिवानी जी ने भी बोला, जितनी चीज जितना उसका ऑफेंस है उतनी सजा। मान लीजिए आपके किसी ऑफेंस से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पावा जी, तुसी नोट करना, अगर आपके टैक्स पेयर के किसी भी ऑफेंस से डिपार्टमेंट का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, लेट अस टेक केस, और सिर्फ एक रिपोर्टिंग डिफॉल्ट हुआ, मतलब पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कुछ वायलेशन हुआ, जो पेपर वायलेशन कह लीजिए, रिपोर्टिंग वायलेशन कह लीजिए, पंचिंग, तो क्या उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए राजेश जी? प्रोपोर्शनैलिटी का धर्म लगाइए। टेक्निकल एंड वीनियल डिफॉल्ट पे नहीं। ये प्रिंसिपल ये बना खिवानी जी, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल से ये बात निकल के आई कि अगर इफ नोट कर लीजिए, इफ देयर इज नो प्रेजुडाइज कॉस्ट टू द रेवेन्यू, देन यू शुड नॉट आपको लिव। पता चलिए अभी बात, ये बात हम रोज कहते हैं, पर इसकी जेनेसिस कहां है?
डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से ये बात निकलती है कि अगर आपका प्रेजुडाइज नहीं हुआ, आपका मतलब रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का, एक्सचेकर का, तो राजेश भाई एक नए पैसे की पेनल्टी नहीं लग सकती। ये बात नोट कर लीजिए भाई साहब। और हजारों केस में डिपार्टमेंट ने वहां पेनल्टी लगा रखी है जहां डिपार्टमेंट का पावाजी एक नए पैसे का नुकसान नहीं हुआ हुआ। आपका माइक बंद है पावाजी, माइक खोलो, तुसी माइक, थोड़ा माइक बंद है सर। जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू ना करने की पेनल्टी है, उस केस में डिपार्टमेंट में बहुत पेनल्टियां पहले लगाई। इसमें रेवेन्यू, इसी के लिए छूटी वो पेनल्टी है कि रेवेन्यू लॉस नहीं है। बिल्कुल। और वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का 3 जज बेंच का टैक्स लॉ का ऑर्डर है 83 ITR पन्ना नंबर 26, नोट कर लीजिए। मतलब करोड़ों रुपए में उन्होंने पेनल्टियां लगा उसका दी। रीजन है ना कि आप पेनल्टी किस, फिर मैंने शुरू में क्यों बोली थी वो चारों पांचों बातें, आप लोगों को मैं बोर कर रहा हूं। अगर आपका नुकसान नहीं हुआ एक नए पैसे का, तो आप पेनल्टी मनोरंजन के लिए नहीं लगा रहे हैं। कोई उस को कोई आपको आनंद नहीं आ रहा पेनल्टी लगाने के अंदर, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंटरटेनमेंट चल रहा है कोई, तो पेनल्टी राजेश भाई तभी लग सकती है जब कोई नुकसान वास्तविकता में हुआ हो। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पूरी साहब निकल रही है बात। और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे आप बहुत अच्छा रिप्लाई डेवलप कर सकते हैं खिवानी जी, जो भी पेनल्टी का डिफेंस आपको बनाना है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट जितना रेवेन्यू का लॉस या जितना उतनी उसी के प्रोपोर्शनैलिटी में पेनल्टी लग सकती है, उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ये एक डिफेंस हो सकता है। और इस डिफेंस के ऊपर मैंने बहुत सारी साइटेशन अपने रिप्लाई में सॉरी नोट्स में दी हुई है, वो आप पढ़ लें सर। हाँ, क्या कह रहे हैं खिवानी जी, बोलिए। एक केस में 2021 की रिटर्न फाइल नहीं थी और उसकी 148 का नोटिस आ गया और रिटर्न इनकम पूरी एक्सेप्ट हो गई, तो उसमें असेसिंग ऑफिसर ने पूरे पे पेनल्टी लगा दी है। ये जो डॉक्ट्रिन अभी आप बता रहे हैं कि देयर इज नो प्रेजुडिस कॉस्ट टू द रेवेन्यू, वह अप्लाई करता है कि साहब नो देयर इज नो लॉस, फुल्ली टैक्स हैज बीन पेड, इंटरेस्ट हैज बीन पेड, तो देयर इज नो लॉस टू द रेवेन्यू, पेनल्टी शुड नॉट हैव बीन लेविड। बहुत अच्छा किया। अगर ऐसे कई बार क्या होता है, जैसे पावा जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे तुसी गए, आपने कहा कि पेनल्टी का अच्छा रिप्लाई दिया, आपका पेनल्टी ड्रॉप हो गया, नहीं लगा। सीआईटी कमिश्नर साहब बड़े हमारे शुभ हो जाते हैं, वो कई बार 263 इस बात का कर देते हैं कि एओ ने लीनियंट व्यू लेकर एसएससी को छोड़ दिया, उसको पेनल्टी नहीं लगाई जबरदस्ती, फिर और यह पेनल्टी इनिशिएट नहीं करी पूरी साहब। कैन यू इमेजिन जज में कुछ केस में जहां एओ ने, खिवानी जी आप ये नोट करेंगे बात एक बार जरा आप लोग, कि जैसे एक केस में एओ ने पेनल्टी पावाजी इनिशिएट नहीं करी, असेसमेंट कर दी, बाद में 263 के अंदर सीआईटी साहब कहते हैं कि मैं पेनल्टी 263 में पहली बार इनिशिएट करूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, वो भी जयलक्ष्मी राइस मिल के खिलाफ है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस जिंगन का फैसला है, सुनील कुमार जैन का अग्रवाल का, उसमें लिखा राजस्थान हाईकोर्ट ने कि 263 कैन नॉट बी डन फॉर इनिशिएटिंग पेनल्टी व्हिच आउट टू हैव बीन डन बाय द एओ इन द असेसमेंट व्हेन असेसमेंट इज टर्मिनेटेड, 263 कैन नॉट बी यूज्ड टू इनिशिएट द पेनल्टी। तो मेरा वो तो बात अलग हुई। अब बात थी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक चीज है, उसमें रीजन, उसमें प्रेजुडाइज आ गया। और एक प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल के साथ आप एक और चीज नोट कर सकते हैं सर, कि प्रोपोर्शनैलिटी का धर्म, पावाजी एक और चीज कहता है, प्रोपोर्शनैलिटी का धर्म ये कहता है कि एओ को पेनल्टी लगाते वक्त ये भी देखना चाहिए कि क्या ये केस इतना डिजर्विंग केस है कि एक जैसे मान लीजिए एक तो बहुत छोटे अमाउंट का लॉस है और एक बड़े अमाउंट का है, और एक असेसी, मतलब उसके प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल का मतलब ये भी है कि सारे अटेंडेंट फैक्ट्स राजेश भाई देखकर तब पेनल्टी लगाई जाएगी या इनिशिएट की जाएगी। आप ऐसी मैकेनिकल मैनर में राजेश भाई सब केसेस को एक समान मानकर, जहां पर भी एक पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट धर्म है। दूसरा मैं बोल रहा था राजेश भाई, जो बड़ा ब्रह्मास्त्र है, थ्योरी ऑफ पिनलाइजेशन अगेंस्ट डाउट, ये डाउटफुल पिनलाइजेशन। अब डाउटफुल पिनलाइजेशन क्या है पावाजी, नोट कर रहे हो? एक प्रोपोर्शनैलिटी और एक डाउटफुल पिनलाइजेशन। डाउटफुल पिनलाइजेशन का मतलब सर ये है, और इस पे भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये एक नहीं दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, प्रोपोर्शनैलिटी वाली भी और ये डाउटफुल पिनलाइजेशन। ये खिवानी जी इसका मतलब ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हर एक लॉ की हर एक पेनल्टी का जवाब और अच्छे से बना पाएंगे। डाउटफुल पेनलाइजेशन का मतलब ये है खिवानी जी कि अगर किसी लॉ में किसी ऑफेंस को लेकर इस बात पे पूरी साहब डाउट है कि ये चीज इसमें फॉल करती नहीं करती ऑफेंस में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने बोला ना ऑफेंस होना जरूरी, हमने समझा। अगर ऑफेंस की परिभाषा में या ऑफेंस के स्कोप में ये डाउट होता है कि क्या ये आदमी इसके दायरे में आता है नहीं आता, तो थ्योरी ऑफ डाउटफुल पिनलाइजेशन कहता है कि डाउट विल गो इन द फेवर ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर पेनल्टी लगनी है। मैं दोबारा समझाऊं सर, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई। नहीं आई। मान लीजिए किसी कानून में ये लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति पे दंड लगेगा, जो आपका वर्ड पकड़ते हैं जुर्माना लगेगा, ठीक है पापा जी, आपने कहा था ना जुर्माना। अब जुर्माना लगाने वाले प्रावधान के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आदमी इसके अंदर आता भी है नहीं आता, ये बंदा इसमें आता नहीं आता। तो ये पेनलाइजेशन वाली थ्योरी ये कहती है पावा जी कि आप ये इंटरप्रेट करते वक्त ऐसे प्रावधान को जिसमें ये क्लियर नहीं है कि किस व्यक्ति पे जुर्माना लगना चाहिए,
तो आप फेवरेबल व्यू लेंगे और पेनल्टी नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? मुझे एक एटीट्यूड डिपार्टमेंट का समझ में नहीं आया। नहीं, एक मिनट एटीट्यूड को, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं पापा जी मतलब समझ में आ गया थ्योरी ऑफ डाउटफुल पेनलाइजेशन का। यस। और ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक चार्टेड अकाउंटेंट का बड़ा लैंडमार्क फैसला था सीएस का, आईसीआई का, शाहजी पॉलोस, बीवी नागरत्ना मैडम का, शाहजी पॉलोस, जिसमें इंस्टीट्यूट का ये पॉइंट था कि साहब इन लोगों ने टैक्स ऑडिट की लिमिट से ऊपर ऑडिट कर दिया। आप सबको पता होगा, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो उसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था, कुछ 200 लोगों के ऊपर सिलेक्टेड। और उसमें ये डाउटफुल पेनलाइजेशन की थ्योरी का पूरा मतलब जस्टिस नागरत्ना ने शाहजी पॉलोस वर्सेस आईसीआई के लैंडमार्क डिसीजन में बताया था कि क्या होता है। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता देता हूं क्या, ताकि आपको ये ना लगे कि गोयल साहब अपनी तरफ से बता रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांसिस ये कह रही है, मैं ऑनरेबल जस्टिस लेडीशिप जस्टिस बीवी नागरत्ना, that we may refer to Halsbury's laws of England for principle against doubtful penalization। principle against doubtful penalization नोट करेंगे, बट उसका मतलब है कि that it is a principle of legal policy that a person should not be penalized except under clear law। राजेश भाई, it is a principle of legal policy that person should not be penalized except under clear law। इसका मतलब ये है पावाजी, इसका पूरा उन्होंने फिर व्याख्या करी है, अगर लॉ जिसमें पेनल्टी लगनी चाहिए वो क्लियर लॉ नहीं है तो पेनल्टी लागू नहीं होगी। ये डाउटफुल पेनलाइजेशन से आधी से ज्यादा पेनल्टी उड़ेंगी और प्रोपोर्शनैलिटी से भी उड़ेंगी। नहीं उड़ रही या डिपार्टमेंट वो नहीं। अब पूरी साहब के एटीट्यूड वाली बात पे आते हैं। अब पूरी साहब तुलसी दसो की एटीट्यूड वाली बात करता है। आपका माइक बंद हो गया पूरी साहब। एक ही इशू पे 100 डिसीजन आ गई हैं, मगर डिपार्टमेंट फिर भी, हम रेफर भी करते हैं मगर डिपार्टमेंट फिर भी पेनल्टी पे पेनल्टी लगाता है। इनके लिए रेस जुडिकाटा अलाउ एप्लीकेबल नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूं, इसका तो एक ही कारण है ना, जब इतने सारे डिसीजन टीडीएस के ऊपर आज भी आ गए, इतने सारे डिसीजन अभी हम एक और बात रीजनेबल कॉस्ट पे आएंगे, और ये इतने सारे डिसीजन इन सब बातों पे आ गए कि नो प्रेजुडाइज और प्रोपोर्शनैलिटी, डाउटफुल पेनलाइजेशन, और इन सब चीजों के ऊपर कि कब पेनल्टी होनी चाहिए, इनिशिएट कैसे होनी चाहिए। पर डिपार्टमेंट का माइंड आज भी है। अच्छा एक बार बताइए, आज भी आप डिपार्टमेंट के जब पेनल्टी के नोटिस देखते हैं राजेश भाई, मेरे को अचरज होता है, इतनी बड़ी एक लड़ाई कुरुक्षेत्र की हो गई, एक महाभारत हो गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में कह दिया पावाजी की पेनल्टी के नोटिस में ये क्लियर होगा कि आपका ऑफेंस क्या है और आप किस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आदमी को लगा रहे। नोट करना जरा, सेक्शन 274 में शोकॉज आता है। उस शोकॉज में ये लिम्ब, जिस लिम्ब की डिफॉल्ट, जिस पर्टिकुलर लिम्ब थ्योरी बोलते हैं उसको, लिम्ब थ्योरी कि किस लिम्ब के ऊपर वायलेशन पे राजेश भाई पेनल्टी लग रही है, वो क्लियरली कहां पता स्टिपुलेट स्पेसिफाई होगा, नोटिस ऑफ पेनल्टी। दो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आपको लिखवा रहा हूं, एक एसबीआई के केस में और यूनिटेक के केस में। 471 आईटीआर पन्ना नंबर 761, 471 आईटीआर पेज 761 एंड 469 आईटीआर पेज नंबर 394। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड यूनिटेक, 471 आईटीआर 761, 469 आईटीआर 394। कि लिम्ब थ्योरी के हिसाब से अगर पेनल्टी के नोटिस में क्लैरिटी नहीं है कि किस डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी लग रही है तो पूरी प्रोसीडिंग इनवैलिड है। ये था जब 271(1) की बात थी राजेश भाई, कंसीलमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम। अब आप आगे अंडर रिपोर्टिंग पे, मिस रिपोर्टिंग पे। आपको पता है आज के वर्तमान की नोटिस कैसे है जो अभी पुरी साहब बोल रहे हैं, उनमें भी क्लैरिटी नहीं है। उनमें भी जब पेनल्टी इनिशिएट हो रही है, अंडर रिपोर्टिंग ऑब्लिक मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, दोनों चीजें लिख रखी है उन्होंने। पावा जी, पेनल्टी के नोटिस वेग, पेनल्टी के नोटिस में सब कुछ ब्रह्मांड के जैसे सारे डिफॉल्ट आ गए। पेनल्टी की नोटिस में क्लैरिटी नहीं है कि किस ऑफेंस में मुझे किस हेड में पेनल्टी लग रही है। तो मेरा कहना यह है कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि अगर पेनल्टी के नोटिस वेग हैं, हालांकि आप कहोगे गोयल साहब अगर हमने ये बात एओ को बता दी तो वो तो दोबारा नोटिस दे देगा, वो इनवैलिड है, पहला ही नोटिस चाहिए। तो वो आप अपने पास रखें, जैसे आपने बोला था ना, वो आगे के लिए काम करें। आगे का मतलब अपील की, उनको करने दे, गलती में रहने दे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने बड़ों से सीखी अपने काम से कि ज्यादा उनको बताना भी नहीं, पर आप नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेश भाई। अगर पेनल्टी का नोटिस वेग है, मैकेनिकल है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, उसमें सब कुछ घुसा हुआ है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो नोटिस इनवैलिड है। लोगों को लगता था कंसीलमेंट ऑफ पेनल्टी के इतने सारे डिपार्टमेंट के नोटिस उड़ने के बाद वो सुधर जाएंगे और डिपार्टमेंट अपने आप को सही कर लेगा अपने हाउस को, और नए लॉ में जब पेनल्टी लगेगी तो उसमें क्लैरिटी आएगी। कैन यू इमेजिन खवानी जी, इन द न्यू लॉ ऑल्सो जितने भी केस मैंने देखे, मैं आप करेक्ट करिए, और जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी लेटेस्टली गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर आया अंडर रिपोर्टिंग वाले नए सेक्शन की पेनल्टी पे, उन्होंने फिर से ये बात डिपार्टमेंट को समझाई कि साहब आपके अंदर माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप अंडर रिपोर्टिंग की दिशा में जा रहे हो या मिस रिपोर्टिंग की दिशा में जा रहे हो। आपके मन में दोनों चीजें, दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं। तो जहां पे जो बेनिफिट मिल जाएगा उस हिसाब से डाल देंगे। अरे नहीं, पर आप नोट करिए सर, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर जी कैपिटल टेक्नोलॉजी के केस में, जी के केस में
468 ITR, ये नए लॉ का केस है पावा जी, अंडर रिपोर्टिंग वाला 270A वाला, कि इसमें भी ये इशू था जी वाले केस में कि अगर नए लॉ में पेनल्टी में अंडर रिपोर्टिंग में क्लैरिटी नहीं है कि अंडर रिपोर्टिंग का केस है या मिस रिपोर्टिंग का, तो इसी बात पे पूरी पेनल्टी प्रोसीडिंग उड़ेगी। केस का नाम है जीई कैपिटल 468 ITR 746, 468 ITR पन्ना नंबर 746। तो राजेश भाई मैं कहा था थ्योरी ऑफ डाउटफुल पेनलाइजेशन पे था, प्रोपोर्शनैलिटी पे था, ये बहुत बड़े डिफेंस है। एक और डिफेंस है कि जो हम जैसे इनकम वाली पेनल्टी के अंदर आप क्या डिफेंस देते हैं, एक बार नोट करिए पूरी साहब, इनकम वाली पेनल्टी चाहे अंडर रिपोर्टिंग के चाहे कंसीलमेंट के, तो आप एक डिफेंस ये देते हैं जो उसमें मेन डिफेंस होता है कि हमने सारे पर्टिकुलर डिस्क्लोज कर दिए हैं और जो असेसी ने व्यू लिया था वो एक बोनाफाइड व्यू लिया। जैसे अगर इनकम में आपकी एडिशन हो गई और आपको पेनल्टी डिफेंड करनी है कि आप पे अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी ना लगे, अंडर रिपोर्टिंग छोटे अमाउंट की पेनल्टी है 50% ऑफ टैक्स, मिस रिपोर्टिंग बड़े अमाउंट की पेनल्टी है 200% ऑफ टैक्स। मिस रिपोर्टिंग किन सर्कमस्टांस में लगती है राजेश भाई, सेक्शन 270 कैपिटल ए सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9। अंडर रिपोर्टिंग कहां लगती है, जहां इनकम में एडिशन हो गया 270A सबसेक्शन 2। बट अंडर रिपोर्टिंग कहां नहीं लगेगी ये नोट कर लीजिए, मैं 270A सबसेक्शन 6 राजेश भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, 270 कैपिटल ए सेक्शन का सबसेक्शन 6 बताता है कि इन बट सर्कमस्टांसेस केस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफ नॉट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। उसमें से एक एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप 4-5 और हैं उसमें, वो आप पढ़ लीजिएगा। मेन एक्सेप्शन राजेश भाई ये है कि अगर अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी को आपको डिफेंस को बनाना है, ये सब उनके अलावा है पावा जी जो मैंने और बताई ना, प्रोपोर्शनैलिटी, डाउटफुल पेनलाइजेशन, नोटिस वैलिड इनिशिएशन, ये अलग है। ये डिफेंस जो पांचवा मैं आपको बताने लगा हूं, ये सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है। क्या, अगर आपके पास सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज थे आईटीआर में, कंप्यूटेशन में, बैलेंस शीट में, और आपने जो व्यू लिया था वो एक बोनाफाइड व्यू लिया था, तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, एसएससी को प्रूव करना पड़ेगा कि आपने सारे फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए। नोट कर लीजिए, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज शिवानी जी, तुम्हारी बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन, डिस्क्लोजर प्लस बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू यू आर आउट ऑफ पेनल्टी। क्लियर हो गया सर? हमने एक खर्चे को रेवेन्यू क्लेम किया, उन्होंने कैपिटल कर दिया, राइट, तो डिस्क्लोजर तो पूरा है। और आपने बोनाफाइड भी लिया है, बोनाफाइड भी दिया है, जस्टिफाई भी किया है कि तो नहीं, उसने नहीं माना, but that's a different आपका issue। क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है, और इसी क्वेश्चन का उत्तर करने के लिए वो जो पूरी जजमेंट आने के बाद रिलायंस पेट्रो प्रोडक्ट का केस आया 322 ITR, कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज ए डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू फॉल्स क्लेम एंड इनकरेक्ट क्लेम। करेक्ट, क्या वर्ड नोट किया आपने? ट्रू क्लेम, फॉल्स क्लेम एंड इनकरेक्ट क्लेम वर्सेस फॉल्स क्लेम। करेक्ट, आपने इनकरेक्ट क्लेम कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, फॉल्स क्लेम किया तब लगेगी, और इनकरेक्ट और फॉल्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। करेक्ट। आपको क्लियर होगी बात? 322 ITR 147 रिलायंस पेट्रो प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं इसको जो एक्ट में लिखा है, मैं आपको जजमेंट पे नहीं लेके जा रहा जान पूछ के, ताकि आप एक्ट के बेसिस पे डिफेंस बना पाए। आप उसमें ये हाईलाइट करें राजेश भाई, अगर आपको पेनल्टी से बाहर आना चाहिए, मेरे अनुभव पे भी है, लॉ पे भी है, जो सेक्शन पे है, कि आपने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए थे और आपके डिपार्टमेंट को हाइड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, और डिपार्टमेंट ने आपके डिस्क्लोजर से पिक करके उस एडिशन को किया है। Whether they have accepted my claim or not is a different issue. Yes, तो फिर तो अगर ये बात ही, तो फिर तो टैक्स और पेनल्टी में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, फिर तुम जहां से आज सेमिनार चालू किया वहीं आगे वापस। True. फिर तो मैंने जो पूरी 5 माला आपको बताई थी वो सब खत्म होगी। बिल्कुल ठीक है। तो राजेश भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पेनल्टी का रिप्लाई बनाते वक्त क्या हाईलाइट करना है, आपका डिस्क्लोजर, आपका कंडक्ट। पूरी साहब नोट करिए, डिस्क्लोजर और कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी पे, किसी भी लॉ में, इनकम टैक्स में खासकर। कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि पेनल्टी लगाने से पहले यह देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर बंदे का कंडक्ट, कंडक्ट में क्या आता है बताइए। चलिए राजेश भाई आपसे पूछा हूं, कंडक्ट में क्या आता है? आप एडवोकेट भी, कंडक्ट में क्या आता है? मैं छुपाता हूं तो कंडक्ट का मतलब कि जब से आपने आईटीआर फाइल करी प्रभु जी, और जब से आपका कर निर्धारण हुआ प्रभु जी, और जब तक ये पूरी तीर्थ यात्रा राजेश भाई चली, उसमें आपका क्या डिपार्टमेंट के साथ वो रहा है पैटर्न, उस पॉइंट के ऊपर ये नोट कर लीजिए। कंडक्ट आपका क्लियर है तो आप पे एक नए पैसे की पेनल्टी नहीं ले सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और कंडक्ट खराब है तो फिर आपको बाकी बिहारी बचाएंगे, वो मेरे को नहीं पता। वो तो फिर देखते नहीं ना, जैसे उनके पास कोई आदमी आ गया, उन्होंने कहा कि विभीषण जी आ गए, तो उनके सुग्रीव जी ने कहा कि आप इनको कैसे ले रहे हो? वो कह रहे मैं पात्र नहीं देखता, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको ले लेता हूं। वो अलग बात है। वहां भगवान राम की बात हो रही है, कृष्ण भगवान की। यहां बात हो रही है, यहां पात्र चाहिए। यहां पात्र, आप पात्र का मतलब है कंडक्ट चाहिए, कंडक्ट का मतलब आपका बोनाफाइड डिस्क्लोजर चाहिए, बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। एज फार एज
income penalty is concerned, we need to file in the reply that assessee has disclosed all the facts, assessee has bona fide explanation at its command, Puri Sahab, and his conduct has been fair. Correct. If you are able to make your case to that level, I hope you have done your job. Yes. आपकी बात सही है पुरी साहब, वो इस रिप्लाई को कहीं कैसे ट्रीट करते हैं वो उनका अपना एटीट्यूड है, क्योंकि उनको तो हर एक आदमी को गंगा सागर पे मानसूर कैलाश लगाने की भावना है कि इस पे किसी तरीके से मिस रिपोर्टिंग में बुर्ज खलीफा पे चले जाएं। मिस रिपोर्टिंग है बुर्ज खलीफा। पुरी साहब आपका माइक बंद है भाई साहब, आप खोल के रखें। मैं आपको हमेशा कहता हूं आप अपना माइक बंद ना करा करें, आप हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी द एक्सप्लेनेशन हैज बीन कंसीडर्ड बट नॉट फाउंड टेनेबल। सर वो सब हमें नहीं पता, सर हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं, फिर आगे करेंगे। हमारे जैसे वकीलों को भी दाल रोटी मिल रही है। अब पॉइंट ये है कि आप मेरे मुझे किसी बात खिलवाओगे, अगर उनको नहीं चाहिए कि छोड़ देंगे, कपिल गोयल क्या करेगा और लिटिगेशन के वकील क्या करेंगे, ये लड़ेंगे कैसे, ये केस कैसे जीत के लाएंगे, इनका नाम कैसे होगा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा हमारे केस तो कन्हैया जिता रहे हैं और नाम हमारा हो जाता है। बताइए क्या बात, अजीब बात है। फिर भी सोचिए, हम बात है राजेश भाई क्या है कि आपने अच्छा रिप्लाई बनाना है, उसमें आपने प्रोपोर्शनलिटी के भी तड़का डालना है, रीजनेबल डाउटफुल पेनलाइजेशन का भी तड़का डालना है, उसमें आपने बोनाफाइड डिस्क्लोजर का भी तड़का डालना है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन का भी तड़का डालना है पवाजी, और उसमें आपने कंडक्ट का भी तड़का डालना है, फिर तुम्हारी रेसिपी बन जाएगी। चलिए इतना काम आप कर देंगे, पेनल्टी की वाली बात होगी। नॉन इनकम वाली पेनल्टी के लिए मैं आपको एक और चीज लिखवाना चाह रहा हूं, सेक्शन 273B वो रहना चाहिए। 273B कहता है ये नॉन इनकम के लिए, इनकम के लिए तो आपको बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन देनी है। अच्छा आप कहेंगे कपिल भाई डिपार्टमेंट जितने भी केस में हर एक केस को मिस रिपोर्टिंग पे ले जाता है। सर there are 3 high court Rajesh bhai which have said that every case cannot be treated to be even of under reporting, misreporting की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट्स का कहना ये है, जैसे जी टेक्नोलॉजी वाली जो साइटेशन मैंने दी थी 468 ITR 746, कि मिस रिपोर्टिंग में केस को एस्केलेट करने के लिए रेवेन्यू को खिवानी जी बहुत स्ट्रांगली ये बताना पड़ेगा कि एसएससी की बहुत सीरियस गिल्टी इंटेंशन थी, मेंस रिया था या एक्टस रियस था। यस। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हर एक केस में ये लाइन लिखता है जब असेसमेंट में पेनल्टी इनिशिएट करता है राजेश भाई, अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग। ये लाइन बिल्कुल गलत लाइन है सर, मेरे हम्बल ओपिनियन में। ये कानून की सेक्शन 270A सबसेक्शन 8 का कट कॉपी पेस्ट है, जबकि कानून में मिस रिपोर्टिंग कब बनेगा, जो हाईकोर्ट ने कह दिया, बहुत सारी हाईकोर्ट ने, एक नहीं। और गुजरात का मैं बता रहा हूं, कारिया साहब का लेटेस्ट ऑर्डर है कि मिस रिपोर्टिंग बताने के लिए बहुत सीरियस असेसी की इंटेंशन गलत होनी चाहिए, तभी आप केस को अंडर रिपोर्टिंग से एस्केलेट करके एस्केलेटर से मिस रिपोर्टिंग पे लाओगे। ये एस्केलेटर कौन बनाएगा? रेवेन्यू। और वो हमारे से नहीं बोले, हम बनाएंगे, हम बताएंगे कि हमारा केस मिस रिपोर्टिंग का नहीं, जो बोल रहा है वो बताएगा। और वो मिस रिपोर्टिंग के लिमिटेड गिने चुने केस है, उनमें से कौन सा पर्टिकुलर क्लॉज लगता है। 270A सब सेक्शन 9 में 6 पिजन होल है, उन 6 में से मैं कहां फिट होता हूं। आप मेरे को ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं चल रहा, आप देख लो राजेश भाई आप कहां आ रहे हो, ये ऐसा हो सकता है? ये भावना है। पूरा पेनल्टी ऑर्डर आया सर, एक पूरा पेनल्टी ऑर्डर आया, उसमें सब क्लॉज कोई मेंशन ही नहीं है। यही तो कमाल है। अब उनको 270A सब सेक्शन 9 की पेनल्टी की डिमांड नोटिस तो बनानी है, बट उनको ये जहमत या ये तकलीफ उठानी नहीं है कि सब सेक्शन 9 में कौन से पर्टिकुलर क्लॉज में मेरा केस फॉल हो रहा है। पुरी जी वो बस 270A लिखते हैं सारे। भावना एक और है, ये 270A9 इनिशिएट करने के पीछे आपको पता है डिपार्टमेंट की साइकोलॉजी क्या? अभी तो बहुत सारे केस हो चुके, बताइए। 200%। ताकि आपकी पेनल्टी की इम्यूनिटी की एप्लीकेशन जो है 270AA वाली वो रिजेक्ट हो सके, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया है कि आपकी पेनल्टी की इम्यूनिटी एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट होगी राजेश भाई जब केस अंडर रिपोर्टिंग का होगा और मिस रिपोर्टिंग का नहीं होगा। सर अभी आपको पूरी पिक्चर का समझ में आ गया सीक्वेंस? पिक्चर का सीक्वेंस ये है कि करदाता को 270AA का रेलेवेंट बेनिफिट ना मिल पाए और वो उस ट्रेन से डीबोर्ड हो जाए परमानेंटली, तो उसको वैतरनी नदी में जाना पड़े, तो 270A9 में आ जाए। राजेश भाई समझ में आया वैतरनी नदी मैंने क्यों बोला है? ऐसे नहीं बोला, मिस रिपोर्टिंग वैतरनी नदी है। वैतरनी नदी पार कराएगी सर सबको। नहीं वो अलग है, पर देखो आप जबरदस्ती जाके उसको कानून का दिया हुआ बेनिफिट ना मिले, तो इसलिए हर एक केस को जबरदस्ती पूरी साहब मिस रिपोर्टिंग के कैटेगरी में डाल दो, ताकि उसको वो एलिजिबल। पता है आपको क्यों डाला था सर इम्यूनिटी वाला राजेश भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है 270AA कि अगर आपका केस लॉस टू लॉस का है, लॉस था, लॉस कम हो गया, डिमांड निकली नहीं, असेसी अपील में जाने को इंटरेस्टेड नहीं है और डिमांड निकली नहीं, तो उस केस में पेनल्टी ना लगे, इसलिए 270AA बनाया। आप नोट कर सकते हैं इस बात को। ये लोग क्या कर रहे हैं, उस केस में भी जबरदस्ती पुरी साहब और खिवानी जी उस लॉस कम होने वाले को भी मिस रिपोर्टिंग में डाल दे रहे हैं जबरदस्ती।
राजस्थान हाईकोर्ट GR इंफ्रा, दिल्ली हाईकोर्ट GE कैपिटल, और अभी गुजरात हाईकोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया लैंडमार्क जो मैं बता रहा हूं, उसमें बोला ये मिस रिपोर्टिंग का इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट का टोटली वाहियात है सर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैंने आपको इनकम की पेनल्टी से बाहर कैसे आना है वो तो थोड़ा बहुत बताया है। अभी आपको मैं दूसरा बताने लगा हूं पुरी साहब, कि जो नॉन इनकम वाली पेनल्टीज है, जैसे बुक्स मेंटेन नहीं करी, ऑडिट नहीं कराया, ITR टाइम से राजेश भाई फाइल नहीं करी, और कोई कंप्लायंस था वो नहीं किया, तो उन सब सेक्शनों के लिए एक आपके पास स्टेच्यूटरी इम्यूनिटी है, स्टेच्यूटरी कंसेप्ट है डिफेंस का, आप नोट कर सकते हैं। उस स्टेच्यूटरी डिफेंस का नाम है थ्योरी ऑफ रीजनेबल कॉज। वो कौन से प्रावधान में? धारा 273B में, सेक्शन 273B, बी फॉर बॉन्ड। अच्छा, आप बताइए खिवानी जी, रीजनेबल कॉज क्या होता है? चलिए थोड़ा मैं पानी पीता हूं, आप बताइए सर। कोरोना हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई। सर। ये तो आपने इंस्टांस दे दिया, रीजनेबल कॉज से क्या समझते हैं आप? किस कॉज को रीजनेबल कॉज बोलेंगे? ऐसी वजह जिसको जो आपके कंट्रोल से बाहर थी और उसकी वजह से फॉल्ट हो गया। आपने एक वर्ड दिया कि बियॉन्ड कंट्रोल। बियॉन्ड कंट्रोल, इट वाज नॉट अंडर योर कंट्रोल टू हैव डन कॉज इज नॉट बियॉन्ड कंट्रोल। सॉरी, बियॉन्ड कंट्रोल तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। रीजनेबल कॉज का मतलब ये है, खिवानी जी आपने अच्छा कहा, पर वो उस तक सीमित नहीं है। रीजनेबल कॉज का मतलब कि किसी भी रीजनेबल आदमी के हिसाब से, दमीजा जी, अगर उस सिचुएशन में अगर कोई रीजनेबल आदमी होता तो वो ऐसा कर सकता था, वो रीजनेबल कॉज है। करेक्ट। किसके स्टैंडर्ड से आप चेक कर रहे हैं कि वो कॉज रीजनेबल है? वो रीजनेबल आदमी के स्टैंडर्ड से चेक कर रहे हैं, कोई भगवान के एंगल से चेक नहीं कर रहे हैं। सॉरी, यही एटीट्यूड का फर्क आ गया पुरी साहब। आप कॉज को ऐसा रीजनेबल कॉज मान रहे हैं जो खमानी जी ने बोला ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का, कि जहां कोई आ ही नहीं पाएगा उसमें, ताकि किसी भी केस में रीजनेबल कॉज बन ही ना पाए। ये नहीं है सर, आप सही मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा रीजनेबल कॉज नहीं, ये जजमेंट्स हैं सर। रीजनेबल कॉज का मतलब है कि जो रीजनेबल आदमी के हिसाब से, रीजनेबल 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 हमारे संविधान में भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट है, आर्टिकल 19 में, कि पार्लियामेंट आदमी आपकी फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। थ्योरी ऑफ रीजनेबलनेस के ऊपर कई हजार लीटर इंक बह चुकी संविधान में। रीजनेबल वर्ड ऐसा नहीं है, रीजनेबल वर्ड को आप कहीं से भी पकड़ के साथ, राजेश जी समझ पा रहे हैं? तो रीजनेबल का मतलब वह बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी, जैसे आपने किसी आदमी का ओपिनियन ले रीजनेबल लिया, कॉज भाई किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया, उसके बेसिस पे आपने एक डिफेंस ले लिया, तो वो रीजनेबल कॉज नहीं माना जाएगा? नहीं, अपन तो मानेंगे उसको कि भाई कि हाँ रीजनेबल कॉज है, हमने अपन उसकी मानेंगे सजा का पे। मतलब क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हो? अपन का मतलब डिपार्टमेंट नहीं माने। अपन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन का मतलब हुआ हम लोग नहीं मान रहे, डिपार्टमेंट लोग अलग मानेंगे। ये सही कह रहे हो? देखो राजेश भाई, इनका SOP बहुत क्लियर है, डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका। इनका केस एक है कि कोई भी आदमी पे पेनल्टी हम छोड़ देंगे तो हमारे पे कोई विजिलेंट एक्शन हो जाएगा, या फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, या हमारा 263 हो जाएगा, जमीजा जी, ये सब बेकार की बातें हैं। कानून के हिसाब से पेनल्टी लगनी चाहिए, कानून के बाहर जाके पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए सर। यस यस। और पेनल्टी का धर्म है। पेनल्टी का मतलब ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कुंभ का मेले में लाया जाए। कोई कुंभ का मेला नहीं है सर, इसके अंदर लाया जाए लोगों को, लाओ भाई लाओ, और पेनल्टी लगाओ और लाओ, और लोगों को पेनल्टी में डालो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डालो। ये धारणा बिल्कुल दुर्भावना नहीं है, ये कुछ ही अलग मानसिकता है सर, जिसके मेरे को नहीं समझ आता, मेरे लिए वर्ड नहीं है कि इसी तरह ये ऑटोमेटिक और मैकेनिकल बस काम इसको चला दो। तुझे सही कहते हो धमीजा जी, कि ये बन जाए कि ऐसा हो कि ये बिल्कुल ही एकदम जैसे डिमांड नोटिस है। मैं तो एक और बोलता हूँ कवियाना जी, कभी ऐसा हो जाए ना, जैसे ये कर रहे हैं राजेश जी, इनको असेसमेंट ऑर्डर के डिमांड नोटिस 156 के साथ ही पेनल्टी का डिमांड नोटिस भी दे देना चाहिए फिर। इतना 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 दिखावा करने की क्या जरूरत है? सॉरी, मैं ऐसे बोल रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड, कि आप कह रहे हो नहीं, हम असेसमेंट करने के बाद करदाता के साथ बड़े फेयर होते हैं साहब, हम 74 का शोकोज देते हैं साहब, हम उसका रिप्लाई मंगाते हैं साहब, हम उस पर माइंड अप्लाई करते हैं साहब, हम उसमें हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेते हैं साहब, तब हम पेनल्टी ऑर्डर पास करते हैं। नोट करना है चारों बातें, और इन चारों की कैसे धज्जियां उड़ती हैं साहब। हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो 274 का शो दिया, आप बहुत अच्छे हैं, आपने उसका रिप्लाई मंगाया, आप और भी अच्छे हैं, आपने उस रिप्लाई को पढ़ने की तहमत उठाई, आप बहुत ही बढ़िया है। आप उसमें उसको मैं और पूरी साहब बोलेंगे कपिल जी को पता नहीं क्या हो गया, कैसे बोलने लगे सर, ये तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए सर? सर आपने कहा कि वो आपने जहमत करी कि उसको आपने पढ़ा, वो पढ़ते ही तो नहीं है वो। तो मैं तो स्पीकर हूं ना, मुझे आपने बना रखा है व्यासपीठ पर, इधर वाली पे, तो मुझे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। मैं तो व्यासपीठ के सम्मान रखने से बात करनी होती है। ठाकुर जी का जब हम नाम बोल रहे, क्यों राजेश भाई? बिल्कुल जी सर, जी सर। भगवान कृष्ण ने रामचरितमानस में, और तुलसीदास जी ने, अगर उससे भी कोरिलेट किया जाए तो पेनल्टी, दंड ऐसे नहीं मिल सकता, जुर्माना जो पावा जी बोल रहे थे, जुर्माना दंड ऐसे कि लगाओ लोगों पे, चालान काटो, लगाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों पे, लोगों को पता चलना चाहिए हमारे पास पावर क्या है, हम हुक्मरान है, हमें हमारा पावर पता चलना चाहिए। ऐसे तो ना होता राजे जी।
मतलब पेनल्टी से लगाने से पहले वो जब सारी बातें हमने समझी कि आप नोटिस भी दे रहे हैं प्रॉपर, आप उसका रिप्लाई भी मंगा रहे हैं प्रॉपर, आप उस रिप्लाई को कंसीडर भी कर रहे हैं, आप उसमें माइंड अप्लाई करके ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। पुरी साहब आपका आवाज नहीं आ रही, पुरी साहब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे ये राजेश भाई पुरी साहब की आवाज को क्या हो गया? कुछ नहीं, पुरी साहब बोलना ही नहीं चाहते। नहीं पुरी साहब बोल रहे थे कुछ, पुरी साहब कुछ, पुरी साहब आप कुछ अर्ज कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि दिलीप सराफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पेनल्टी इज नॉट ऑप्टेड जस्ट बिकॉज एडिशन हैज बीन मेड। सर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को तो ना, जैसे आपने बोला ये जजमेंटों के प्रति तो डिपार्टमेंट की ड्यू रिस्पेक्ट, राजेश भाई हम कितनी बार डिस्कस करते हैं, इनकी भावना अलग है। वो कहते हैं जजमेंट तो किसी और आदमी ने दिए हैं। अभी पता है आपको, एक केस में जस्टिस विक्रम नाथ साहब ने पिछले हफ्ते, वो मैंने जजमेंट इनको भेजा भी था राजेश जी को, इन्होंने सर्कुलेट किया होगा। मेरे नॉलेज में आज तक के जजमेंट्स में इंडिया में मैंने ऐसा जजमेंट नहीं देखा जहां डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर इतनी बोल्ड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्होंने बोला है कि सारी इंडिया की हाई कोर्ट्स को, सारी कोर्ट्स को, इवन आईटीटी को, सबको, कि अगर कोई प्रेसिडेंट की थ्योरी का सम्मान नहीं करता वो संविधान के खिलाफ जाकर पूरी धज्जियां उड़ा के काम कर रहा है। और लाइक केसेस का लाइक आउटकम होना चाहिए, ये बात जस्टिस विक्रम नाथ साहब ने लिखी है, जो भी आगे हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आने वाले टाइम। और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स की जितनी धज्जियां हमारे जुडिशियल सिस्टम में उड़ती हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उड़ती है सर। वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट से परहेज करते हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने प्रेसिडेंट डाल दी, ये तो लड़ने वाले साहब है, ये दिमेजा जी अच्छे आदमी नहीं, इनको भगावा गया। और वो कहते हैं प्रोपोर्शनेट नहीं, वो रेशियो नहीं अप्लाई होते इसके ऊपर। तो मेरा कहना है सर ये गलत है सब। ये एनी हाउस, ये हमारे जैसे वकीलों के पास, कपिल गोयल जैसे लिटिगेशन लॉयर के पास बिजनेस काम प्रोफेशन रहे, भगवान कृष्ण महालक्ष्मी की कृपा रहे, राधा रानी की कृपा रहे। इसलिए राजेश भाई हमारे ऊपर ऐसे हमारे पास केस आते रहते हैं और लोग हमारे को कहते हैं, मैं तो बड़ा तंग आ चुका हूँ। सब तो मेरे को बिहारी जी का रास्ता मिला हुआ है, इन्होंने बोल भी दिया राजेश भाई ने। जो आदमी मेरे को केस भेजने का इच्छुक है वो मुझे माफ करे सर, सॉरी, मैं ये बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं घमंड से कि मेरे को काम बहुत है या मेरे को नहीं। अभी मुझे राजेश भाई ऐसा लगता है, देखो कोई आदमी बहुत ज्यादा सताया है बेचारा और उसको न्याय चाहिए। अब हम उसको न्याय लें, हम कहेंगे भाई हम तो अभी क्या करें, हम वकील की तरह बिहेव करें, और एक हम उसको एक बात दूसरे साधु की तरह कहें, जो कृष्ण भगवान ने कही कृष्ण भाव से कि नहीं स्वार्थी सेंस रखिए, स्वार्थी सेंस मत रखिए। दोनों में फर्क है राजेश भाई, कुछ नहीं है फर्क। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ तो हम स्वार्थ में नहीं आ पा रहे सर, हम सारथी में रहेंगे। हमारे को जबरदस्ती स्वार्थ में ना डालें, कृपा करके आशीर्वाद दें कि हम सारथी में ही रहें, हमारी औकात उतनी ही रहे। अब आगे बढ़ते हैं राजेश भाई, ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, राजेश भाई सही मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल क्या जबरदस्त कन्हैया की तरह मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये समझ के कपिल भाई कहां बोल रहे हैं, तो जबरदस्ती हमें उधर लक्ष्मी माता, हमारे को ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रिय, हमें बड़ा आशीर्वाद है, हमें बड़ा कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद। तो राजेश भाई जो पेनल्टी से बचना चाहता है वो वकील तो करेगा करेगा, पर जो डिफेंस बनाना है वो पावा जी ने जो हमसे पूछा था हमने बता दिया साहब कि आप चेक कर लें कि थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डाउटफुल पेनलाइजेशन, नोटिस और वो जो क्या नाम इनिशिएशन, वो सब ठीक है। और उसके अंदर आपका रिप्लाई में डिफेंस जो बन रहा है, मैं कहता हूं नॉन इनकम वाली पेनल्टी के लिए आप जो डिफेंस देंगे वो सेक्शन 273 बी रीजनेबल कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। अगर आपने रीजनेबल कॉस्ट बता दिया है, रीजनेबल कॉस्ट गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट से भी अलग है, रीजनेबल कॉस्ट इम्पेकेबल कॉस्ट से भी अलग है, रीजनेबल कॉस्ट जो रीजनेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से खेमानी जी। करेक्ट। अब तीसरी टाइप की पेनल्टीज हैं जो कैश ट्रांजैक्शन वगैरह की हैं, जैसे किसी ने कैश लोन ले लिया, कैश डिपॉजिट ले लिया, स्पेसिफाइड सम ले लिया, एडवांस ले लिया। उसके अंदर भी खिवानी जी कोर्ट्स का ओपिनियन ये है कि अगर असेसी की नोट कर लीजिए सर आप, अगर आपको पेनल्टी से बचना है राजेश भाई, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या टेस्ट है? जेन्युइननेस। अगर ट्रांजैक्शन पूरी साहब जेन्युइन है, दोनों पार्टीज कंफर्म कर रही है, सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर राजेश भाई उस मोड को वायलेट किया है तो पेनल्टी लागू नहीं होती। अच्छा ये पेनल्टी सारी डिस्क्रिशनरी है, जैसे धमीजा जी हम बात कर रहे थे ना, ये पेनल्टी मैंडेटरी नहीं है राजेश भाई, इनमें सब में डिस्क्रिशनरी पेनल्टी है, क्योंकि इनमें सब में रीजनेबल कॉस्ट भी है, इनमें सब में एक्सेप्शंस भी हैं। तो इसीलिए ये सारी पेनल्टीज ऐसी पेनल्टीज नहीं है जो डिफॉल्ट होते ही ऑटोमेटिक मैनर में डायरेक्ट लॉन्च हो जाए। इनके लिए जिस अथॉरिटी को पेनल्टी लगानी है तो उनको अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे करनी है डिस्क्रिशन एक्सरसाइज, बताइए सर कैसे करनी है? वो वर्ड में है ना, में लगेगा। हाँ तो मैं आपको एक जजमेंट लिखवा रहा हूं, मेरे से रहना जाए, जस्टिस मनमोहन का लैंडमार्क फैसला पेनल्टी के कंटेक्स्ट में इनकम टैक्स का, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, के कृष्णा मूर्ति के नाम से एक जजमेंट आया हुआ है सर, के कृष्णा मूर्ति 473 ITR 473 ITR पन्ना नंबर 557। राजेश भाई लैंडमार्क ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जस्टिस मनमोहन इसके ऑथर हैं। 473 ITR पेज नंबर 557, के कृष्णा मूर्ति वर्सेस DCIT की पेनल्टी की प्रोविजन को पढ़ते वक्त भावना क्या होनी चाहिए, वो वाइड मैनर में इंटरप्रेट होंगे या स्ट्रिक्ट मैनर में होंगे, बताइए क्या होंगे? स्ट्रिक्ट मैनर में। अगर एसएससी को एओ को डिस्क्रिशन यूज करनी है तो पेनल्टी की डिस्क्रिशन एसएससी के खिलाफ यूज करनी है, ये भी गलत है। पेनल्टी लगाते वक्त ओनस किसके ऊपर है कि पेनल्टी का डिफॉल्ट बनता है, और रेवेन्यू के ऊपर है। ये सारी बातें एक ही
एक ही कांड में, सुंदरकांड, कौन सा? मेरे लिए के कृष्णमूर्ति का जजमेंट सुंदरकांड की तरह है। 473 ITR पन्ना नंबर 557, जस्टिस मनमोहन का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क फैसला कि पेनल्टी को लगाने के लिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, खिवानी जी, पेनल्टी को लगाने के लिए ओनस रेवेन्यू पे, पेनल्टी को लगाते वक्त वाइडर इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, और जहां पर भी डाउट है वो एसएससी के फेवर में जाएगा। जितनी बातें पुरी साहब कह रहे थे डिपार्टमेंट नहीं मानता, वो सारी बातों को जस्टिस मनमोहन ने के कृष्णमूर्ति के केस में हाईलाइट कर दिया। और मेरे आज के सेमिनार के लिए के कृष्णमूर्ति का जजमेंट 473 ITR पेज 557 में बार बार रिपीट करके कह रहा हूं, वो लैंडमार्क फैसला है सर। आप सबने वो फैसला लिख लिया पुरी साहब? 473 ITR पन्ना नंबर 557। तो राजेश भाई कैसी लगी बात? वंडरफुल, बहुत अच्छा सर। तो कपिल गोयल को भी आशीर्वाद आप देते ही रहते हैं, इसीलिए मेरे को आपके आशीर्वाद की वजह से रुचि भी बढ़ी, आगे बढ़ते हैं। अब राजेश भाई, किसी ने कहा कि गोयल साहब हमारे को ये बताओ कि हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ लोग हैं क्लाइंट जिनके, कोई भी कि साहब हम पैसे कैश में ले सकते हैं, या इनकम टैक्स में कैश में पैसा लेना ही गलत है? दोनों बातों में अंतर क्या है पुरी साहब? कि कैश में पैसा लेना नहीं है, या कैश में पैसा लेने से पेनल्टी लग सकती है, ये बात है। पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी लगेगी ही, ये बात तो नहीं है ना? नहीं। अगर आपने रीजनेबल कॉस्ट बता दिया और आपने ट्रांजेक्शन सेल डीड करी, अच्छा एक बार नोट करिए, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन भी प्रॉपर्टी की कर रहे हैं पर आपकी सेल डीड हुई है, राजेश भाई नखलाएंगे जरा, सेल डीड का मतलब रजिस्टर्ड सेल डीड हुई है और उसमें स्टैंप ड्यूटी पेड है, और बायर क्रेता और विक्रेता की दोनों का फोटो लगी है बढ़िया सी, और दोनों कंफर्म कर रहे हैं, लेने वाला कह रहा है मैंने दिए, देने वाला लेने दिए, ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस डाउट में नहीं है। इस सरकमस्टांस में मेरे हम्बल ओपिनियन में चाहे आपने कैश ट्रांजेक्शन करी है तो भी पेनल्टी लगेगी नहीं। ये जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इसमें जेन्युइननेस भी क्लियर है, स्टैंप ड्यूटी भी पेड है, सिर्फ मोड का वायलेशन है कि उस मोड में नहीं हुआ जिस मोड में लॉ में लिखा हुआ है। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वर्ड लॉ में यूजर स्पेसिफाइड सम, राजेश भाई, एडवांस रिसीव्ड सेल कंसीडरेशन इज डिफरेंस फ्रॉम एडवांस रिसीव्ड। नहीं, आप बताइए राजेश भाई, आपके हम्बल ओपिनियन में एडवांस और सेल कंसीडरेशन दोनों एक होते हैं? मतलब नहीं, अलग अलग होते हैं सर। एडवांस तो कैंसिल भी हो सकता है। नहीं, एग्रीमेंट टू सेल करके एक तो आपने कैश लिया सर, सेलर प्रोस्पेक्टिव ने, और एक सेल डीड में डायरेक्ट कैश लिया, दोनों में क्या अंतर है ये बताइए, ये पूछो। दोनों में अंतर ये है कि जो लॉ कहता है वो यही कहता है एट द बिफोर एडवांस टेकन कैश रजिस्ट्रेशन के एडवांस और अदरवाइज, एडवांस और अदरवाइज। तो राजेश जी एडवांस का मतलब है जो टोकन मनी, बयाना, वो अलग है। समाजवादी पार्टी का केस संजीव जी, वो ठीक है। अखिलेश यादव, ये डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी से प्रभावित है संजीव भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो वो हमारे अखिलेश यादव साहब तो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, हमें पता है सर, और आपकी बात सही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने लॉ जो कुमारी केवी शांति का 255 ITR जजमेंट है कि ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस और इन नॉट नो इंटेंशन टू इवेड, तो टेस्ट सर, आप जजमेंट को समझने से पहले टेस्ट समझ लीजिए। मैं आपको बार बार हम्बली बोल रहा हूँ विनम्रता से, बड़ी कि राजेश भाई पेनल्टी ना लगने के दो टेस्ट हैं। एक नंबर 1 की टैक्स इवेड करने की। राजेश भाई आवाज आ रही है ना प्रॉपर मेरी? यस यस सर, आ रही है। तो अब बताइए कि जो केसेस आपको तंग कर रहे हैं, जैसे पावा जी बोल रहे थे कपिल भाई हमारे को ऐसा रास्ता बताओ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ राजेश भाई, इन्होंने अगर हमें पेनल्टी लगा भी दी और पेनल्टी लगाने के अंदर इन्होंने कहा कि नहीं आपने कैश ट्रांजेक्शन कर दी हम तो पेनल्टी लगाएंगे, पर मैं आपको ये बता रहा था कि इसका डिफेंस कैसे बन सकता है। आप सेल डीड वाली बात, बायर सेलर की कंफर्मेशन वाली बात, स्टैम्प ड्यूटी वाली बात, कंडक्ट वाली बात, नो इंटेंशन टू इवेड वाली बात, ये सारी बातें कहाँ हाईलाइट करेंगे? जब आप उसका लेटर ड्राफ्ट करेंगे। अब मेरी बात क्लियर खिवानी जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी। तो अब राजेश भाई पता है आपको क्या हुआ, एक बड़ी विचित्र पेनल्टी, मतलब मैं ये समझ पाता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में मैंने कभी सोचा नहीं था, पर ये पेनल्टी है 271 AAD। ये सेक्शन क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट को बड़ा मल्टी डायमेंशनल बना देता है। ये पेनल्टी बाद में डाली गई थी, 271 AAD अंदर चले जा रहा है, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। कौन सी पेनल्टी की बात कर रहे हैं राजेश भाई? शांति पथ से। हाँ जी, बिल्कुल पूरी साहब जी। जब इस पेनल्टी को लगाने का पीछे उद्देश्य ये था कि जो लोग फेक इनवॉइसेस दे रहे हैं, जीएसटी से 122 सेक्शन से इसका जन्म हुआ था राजेश भाई। जीएसटी लॉ में 122 सेक्शन होता होगा जहां फेक इनवॉइसेस की पेनल्टी की बात होती होगी। अब फेक इनवॉइस क्या होता है? बिलिंग वाला काम, कि जहां आपने इनवॉइस दे दिया पर माल आगे पीछे माल का आदान प्रदान नहीं हुआ पर इनवॉइस रेज हो गया। अब मुझे ये बताइए राजेश भाई कि क्या जिस आदमी के केस में
डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स में लेटर से परचेज का एडिशन कर दिया, बोगस परचेज का, तो वहां फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री की पेनल्टी लग सकती है। और ये मैं बताऊं सेक्शन की पेनल्टी का क्वांटम कितना है भाई साहब, इस ट्रांजेक्शन में पेनल्टी का क्वांटम जितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उतना ही अमाउंट की पेनल्टी है। 100%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो व्यक्ति, इन्होंने उसमें ये भी लिखा है, इसके दायरे में, इस ब्रह्मास्त्र के या सुदर्शन चक्र के दायरे में वह व्यक्ति भी आ रहा है, ये कह रहे हैं जिसने इसको अबेट करवाया, जिसने ऐसा करने के लिए प्रेरणा दी है टैक्स पेड। सीए भी फंसेगा। ये क्या बोल रहे खिवानी जी, कह रहे सीए भी फंसेंगे। देखिए इनका वर्ड मार्क करते जाइए। जरूरी नहीं है सीओ भाई, जरूरी थोड़ी है सीए। आप हाँ, वो कुछ भी सबको हो एक ही सकता है, लाठी ठीक से है। हाँक रहे हो। अब एक मिनट राजेश भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करके समझाना चाहता हूँ। इसमें कवर क्या हो रहा है, इसमें लिखा है विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इफ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन देयर इज ए फॉल्स एंट्री और ओमिशन ऑफ एनी एंट्री, ये सेकंड क्लॉज है, विच इज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टू इवेट लाइबिलिटी। ये ओमिशन के साथ ये वर्ड लाइन है, विच इज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टू इवेट टैक्स लाइबिलिटी। फॉल्स एंट्री के साथ ये वाला लाइन नहीं है कि रेलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन टू इवेट लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब है राजेश भाई, पहले तो ये समझाइए कि अगर फॉल्स एंट्री है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पेनल्टी लग जाएगी क्या, चाहे उसका इनकम से रेलेवेंट ना भी और उसकी इंटेंशन टू इवेट ना हो। ये मैं पूछना चाह रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि लॉ में निकल रहा है। लॉ में दो क्लॉजेज हैं खिवानी जी, जहां 271 डबल एडी की पेनल्टी लग सकती है। एक फॉल्स एंट्री वर्ड लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ एनी एंट्री। राजेश भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत बड़ा हैरेसमेंट का इशू बना हुआ है, विच इज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टू इवेट लाइबिलिटी। मेरा पहला प्रश्न अपने आप से, आप सबसे है कि क्या फॉल्स एंट्री देखते वक्त वो जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो रेलेवेंट होगी नहीं होगी? नहीं। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। दोनों में, हमारे दोनों भीष्म पितामह सर में दोनों में क्लैश हो गया। चलिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुकिए। फॉल्स एंट्री की राजेश भाई बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा, अभी उत्तर मिलेगा, मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूं, मुझे अपना टाइम भी पूरा करना है सर। फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स यूज और इंटेंशन टू यूज, राजेश भाई, यूज और इंटेंशन टू यूज फॉर्ज्ड और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स such as false invoice or in general false piece of documentary evidence। नीचे लिखा है invoice in respect of supply of goods without actual supply, और सबसे नीचे लिखा है invoice in respect of supply from a person who does not exist। तो इसमें तीन तरीके की चीजों को फॉल्स एंट्री बोल रहा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 271 में। पहला तो फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स एविडेंस। दूसरा राजेश भाई इनवॉइस विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और तीसरा उस आदमी के साथ आपने ट्रांजेक्शन कर ली जो एग्जिस्ट नहीं करता। सर मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फॉल्स वर्ड में ही वो क्राइटेरिया अपने आप आ गया। डिपार्टमेंट को पहले आप नोट कर लीजिए, वो जो के कृष्णामूर्ति का ऐतिहासिक फैसला वो यहाँ पूरा लागू होगा। रेवेन्यू को बताना पड़ेगा कि फॉल्स एंट्री कैसे है, और वो प्रिजम्पशन और एजम्पशन पे नहीं बता सकता राजेश भाई, उसको बताना पड़ेगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट का केस है, एक्चुअल सप्लाई बिना का केस है, या पर्सन जिसके साथ एग्जिस्ट नहीं करता उसके साथ ट्रांजेक्शन करिए। अच्छा, आप कब मानते हैं खिवानी जी कि जब कोई आदमी जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन करी है वो एग्जिस्ट नहीं करता? वैसे क्योंकि इसमें तीन क्लॉज है ना, डिस्कस कर लेते हैं कैसे, कब मानते हैं? जब when is not traceable, सम्मन का रिप्लाई नहीं आता तब, या सम्मन अनसर्व्ड आ जाता है तब, जब वो आदमी डिपार्टमेंट का मनचाहा रिप्लाई जैसे डिपार्टमेंट चाहता है उस लैंग्वेज में नहीं देता। डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर उसके पास पैन कार्ड है और उसके पास राजेश भाई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, मेरे हम्बल ओपिनियन में नहीं हो सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली करेक्ट। 271 एडी की पेनल्टी के लिए, फॉल्स एंट्री के लिए, जो पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट है उसके अंदर आप उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि जहां उसकी डाउटफुल एग्जिस्टेंस हो तो उसके मत से मान ले कि एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एम आई राइट राजेश जी? वो पेश नहीं हुआ या राइट सर, राइट। और अच्छा आप राजेश भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम ये जीएसटी का भी, आप कब मानते हैं कि किसी केस में सिर्फ बिलिंग हुई और माल सप्लाई नहीं हुआ? हम तो मानते ही नहीं सर। आप तो मानते हैं, क्या बात है, राधे 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 राधे। ये तो कह रहे हैं गोयल साहब कितनी बड़ी बात कही, कह रहे हैं ये इससे सीख लेने वाली बात कह रहे हैं, हम तो डिनाई कर रहे हैं, हम तो मानते हैं हमारा माल गया, हमारा माल आया है, हम ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो ये डिनाई कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। नहीं, ये पकड़ने वाली बात थी। अच्छा मैं वैसे पूछ रहा हूँ राजेश भाई, क्योंकि लॉ में लिखा है और हमारा पॉइंट भी है, फॉल्स एंट्री के लिए इतनी ड्रैकोनियन पेनल्टी के लिए 271 एडी के लिए आप कब मानेंगे कि आपने सिर्फ बिलिंग करी है और एक्चुअल सप्लाई नहीं हुआ? कब मानेंगे? जब ये प्रूफ हो जाए कि सप्लाई या गुड्स रेंडर्ड नहीं है। तो आपने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया, ये कैसे होगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कब होगा? The department has to prove it beyond doubt that there was no actual movement of फिर वही बात कह दी आपने पूरी, जो राजेश भाई ने कह दिया आपने उसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा और कब होगा? When they want to impose the penalty,
तब होगा। और वो एक आरए साहब लिख रहे हैं कि नहीं, उनको जब नोटिस का रिप्लाई नहीं मिलता। सर ऐसे नहीं होता, एक्चुअल सप्लाई के लिए भी बहुत सीरियस कंडीशंस चाहिए कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा राजेश भाई। जब उसका भी जब उसका क्या कह रहे हो राजेश भाई? भूल गए गुड्स ना हो और सप्लाई भी ना हो उसके सर पास। असेसी को पोपटिया जी एक्सप्लेन नहीं करनी मूवमेंट ऑफ गुड, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप रॉन्ग ट्रेन ये तो डिपार्टमेंट को पहले तो प्रूव करनी है। डिपार्टमेंट को प्रूव करना है कि मेरी सप्लाई नहीं हुई है, मेरा नंबर बाद में आएगा, फर्स्ट ओनर्स रेवेन्यू पे है। क्वेश्चन यहाँ हो रहा है कि आप फॉल्स एंट्री प्रूव करने के लिए, पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट के लिए, विदाउट एक्चुअल सप्लाई के लिए, और ये क्या नाम पहले वाला फॉल्स एविडेंस के लिए ओनर्स किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर। और वो कैसे डिस्चार्ज होगा, ये दूसरा प्रश्न है। अब ये तो कमल जी डिपार्टमेंट सोचेगा, डिपार्टमेंट देखेगा। नहीं सोचेगा नहीं सर, उसको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ माल किया, वो कोई जैसे ऐसा स्टेटमेंट ले आए कि नहीं हाँ इसने माल नहीं खरीदा, तो बात हो सकती है। या वो कोई ऐसा एविडेंस लिया है जिनसे ये प्रूव होता हो राजेश भाई कि इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट जिनसे ये, इसीलिए इस सेक्शन की पेनल्टी के लिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं सर, आप सब लोग सर गलत दिशा में जा रहे हैं। जो आपके पास पॉजिटिव एविडेंस है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। पेनल्टी आपके पॉजिटिव एविडेंस को अप्रिशिएट करने के लिए पेनल्टी सेक्शन नहीं है। डिपार्टमेंट ड्रैकोनियन पेनल्टी तब लगा सकता है जब पहले एओ ये बताए डंके की चोट पे राजेश भाई, बियॉन्ड डाउट, जो बात अभी टॉरीजा बोल रहे थे, इन तीनों कंडीशन को पूरी, इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो रही है, या डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉल्स है, या गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ, या पर्सन नॉट एग्जिस्ट है। पर ये प्रूव करने के लिए जो मैनर चाहिए होगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी जितना मेरे को समझ में आ रहा है अपने अनुभव से भी, कि वो इंक्रिमिनेटिंग, वो कोई ऐसी एविडेंस लानी पड़ेगी विभाग को राजेश भाई, सिर्फ एलिगेशन लगाने से बात नहीं बनेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। Am I right? There has to be some proof. Right, and there has to be some strong proof and impeccable proof। खिवानी जी, Correct. आप ये कहोगे नहीं वो प्रूफ तो ज्यादातर केस में मिलेगा नहीं राजेश भाई, तो फिर ज्यादातर ये लॉ की भावना ही नहीं है कि हर एक केस में पेनल्टी लग जाए। वो इसीलिए I hope you are clear what I am conveying you. Absolutely clear. कि इस पेनल्टी को लगाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट ओनर्स रेवेन्यू के ऊपर है, और उस ओनर्स को डिस्चार्ज करने के लिए जिस क्वालिटी और कैरेक्टर की एविडेंस चाहिए होगी वो बहुत उच्चतम कैरेक्टर की एविडेंस की जरूरत होगी। True. और वो लाने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स विभाग की। एनीहाउ, तो फॉल्स एंट्री राजेश भाई एक चीज हुई, और ओमिटेड एंट्री एक चीज हुई। इस सेक्शन की रेलेवेंस तभी है जब बुक्स मेंटेन हो रही है। किसी ने कहा कि बुक्स मेंटेन नहीं हो रही तो क्या होगा? राजेश भाई बताना, बुक्स मेंटेन नहीं तो क्या होगा? हाँ बताओ। नहीं बताओ ना सर, ये सेक्शन तब लग सकता है जब बुक्स मेंटेन ही नहीं है। जैसे प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है 44 एडी में रिटर्न फाइल है, तब क्या होगा? You can't shoot and scoop. नहीं सर, मैं आपको बताने लगा हूं, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी नहीं मिला। पर आप नोट कर लीजिए, इस सेक्शन को लगाने के लिए राजेश भाई बुक्स का मेंटेन होना अति अनिवार्य है। अगर किसी गिवन केस में बुक्स ही मेंटेन नहीं है तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो गया, उस पर सिर्फ बुक्स ना करने का जुर्माना लगेगा, बाकी कोई जुर्माना नहीं लग सकता। ऐसा मेरा हम्बल विचार है। तो सर इट फॉल्स एंट्री इन द बुक्स है ना। अरे काहे की बुक्स सर, मेरे बुक्स मेंटेन ही नहीं करी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर फॉल्स एंट्री इन द बुक्स है तभी तो हो गया, बुक्स नहीं है तो और ओमिटेड एंट्री भी सर मैं कह रहा हूं बुक्स की क्योंकि दोनों कंसेप्ट फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री की रेलेवेंस तब है जब बुक्स हैव बीन, बुक्स आर देयर मेंटेन्ड। यस ठीक है। तो आप सब ये बात नोट कर लें सर। और ये बात कहां से निकल के आ रही है राजेश भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलप हुआ कई जगह, और अभी भी डिपार्टमेंट इसको मानता नहीं है, जो पुरी साहब कह रहे थे। दो कंटिजेंसी बता रहा हूं मैं आपको, वैसे इससे क्लियर हो जाएगा राजेश भाई। अगर किसी को ऑडिट भी कराना था और बुक्स भी रखनी थी और उसने बुक्स ही नहीं रखी, तो उस पर दोनों पेनल्टी लगेंगी, बुक्स की और ऑडिट की, या एक ही लगेगी बुक्स वाली? ओनली बुक्स वाली, ओनली बुक्स वाली। इसका लॉजिक क्या आपकी बात का? जब बुक्स ही नहीं है तो ऑडिट किस बात की सर? अरे राधे 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 राधे, बहुत सुंदर बात कही, बड़ी मधुर बात कही आपने, मधुर भाव से कही कि साहब अगर बुक्स ही नहीं है तो गोयल साहब ऑडिट कहां से पैदा हो जाएगा? तो बिल्कुल बुक्स वाली लगेगी। ऐसे ही कल्पना करते हैं एक और चीज की, अगर किसी ने टैक्स नहीं काटा तो उस पर टैक्स ना काटने का जुर्माना लगेगा और टीडीएस सर्टिफिकेट ना इशू करने का, दोनों लगेगा, या सिर्फ टैक्स ना काटने वाला लगेगा? एक ही लगेगा। कौन सा? टीडीएस ना लाना? टीडीएस ना काटने। तो चलिए समझ लीजिए, तो अगर एक ऑफेंस कंप्लीट हो गया और उसमें दूसरा ऑफेंस हो ही नहीं सकता, तो उसके बाद दूसरी पेनल्टी नहीं लग सकती। क्लियर लॉ है। करेक्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग है राजेश भाई। डिपार्टमेंट की तृप्ति नहीं होती तो वो एक चीज के लिए मल्टीपल पेनल्टी भी लगाता है। सर लगाता है बिल्कुल। कोर्ट का ओपिनियन ये है जजमेंट्स का कि पेनल्टी लगाते वक्त आप इस भावना को, इस मर्यादा को, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें कि एक ऑफेंस के लिए डबल जियोपार्डाई ना करें, एक ऑफेंस के लिए एक ही पेनल्टी लगाएं। करेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं किया जो डिमांड थी, उस पर असेसी इन डिफॉल्ट की एक पेनल्टी है, सेक्शन 221 नोट करिए, और अदरवाइज कोई पेनल्टी, जनरल पेनल्टीज भी हैं। तो इसमें राजेश भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस ये आई है कि पेनल्टी उसी सेक्शन में लगेगी
जो एक ही सेक्शन में जो रेलेवेंट स्पेसिफिक सेक्शन है, स्पेशल सेक्शन है, जनरल सेक्शन में पेनल्टी और मल्टीपल पेनल्टी फॉर द सेम ऑफेंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। इज इट क्लियर? अच्छा, एक मैंने आपको ये 271 एडी आपको क्लियर हो गया? आपको लोगों को पूछना है, देखिए इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दत्तार साहब ने बोला था अपनी किताब में, उनकी किताब जो आई हुई है, कि ये सेक्शन बड़ा अजीब सा है। कायदे से इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी शुड बी लिंक्ड, राजेश भाई, टू द इनकम कंपोनेंट, क्योंकि एक केस में जहां आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे पेनल्टी लगा रहे हैं और सब आदमियों के हाथ में लगा रहे हैं जो भी सप्लाई चेन का पार्ट है, तो उन्होंने कहा ये इनकम के कंसेप्ट से टोटली अलग हो गया पेनल्टी। मान लीजिए उसमें इनकम ही नहीं है ऐसे की कुछ, और आपने पकड़ लिया ट्रांजैक्शन को, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेक्शन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? और टैक्स भी नहीं लगा सकते जब कुछ है ही नहीं लगा सकते, ये एडमिटेड है। जैसे ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, खिवानी जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा, 100 रुपए का, और उसमें अमाउंट इनकम है एसएससी की 1 रुपए की, और इस सेक्शन के हिसाब से पेनल्टी कितने रुपए की बन रही है? 100 रुपए की। तो सर ये भगवान कृष्ण वगैरह सब मिल जाएंगे, हमारे तो भी नहीं दे पाएंगे सर, ऐसे नहीं दे पाएंगे। और इनकम टैक्स में लगनी चाहिए, बिकॉज इनकम पार्ट कंपोनेंट तो है ही नहीं अब ये इसलिए इसमें प्रोपोर्शनैलिटी और डाउटफुल पेनलाइजेशन वाला जो मैंने आपको धर्म बताया था वो बहुत लगेंगे इन सब में। वो ऐसी हवा की बात नहीं है राजेश भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजेश भाई बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे क्या होता है जब आप कोई सेक्शन बनाते हैं ना, जैसे एक आप नोट करिए, मैं आपको राजेश भाई थोड़ा बोर तो नहीं हो रहे ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बहुत बाद में समझ पाया राजेश भाई। चलिए आपको एक चीज मैंने कथा सुनी थी, वो आपको थोड़ा सुना देता हूँ, 2 मिनट में कुछ कथा से वापस आएंगे, और बड़ी आनंददायक कथा है, लोटपोट कर देने वाली। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति है, जैसे आप हमें कह रहे थे ना, उनको लगा कि नहीं साहब मुझे बिहारी जी से मिलवा दो, मुझे बिहारी जी से मिलवा दो, मुझे बिहारी जी से मिलवा दो, मुझे बिहारी जी से मिलवा दो। अब वो ढूंढे कोई आदमी, मुझे दे दो बिहारी जी, मुझे बता दो बिहारी जी, मुझे दिखा दो बिहारी। अब एक ठग था, उस ठग को पता चला कि यार इसके पास तो सोने की बैंड रखी है, तो बड़ा मालदार आदमी है और ये बिहारी जी को ढूंढ रहा है, कोई भोला सा आदमी है, इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें बिहारी जी से मिलवाता हूँ। वो भोला था, कह रहा चलो गुरु, उसने उसको मान लिया कि ये मेरे को गुरु मेरे हैं, चलेंगे दिखाएंगे। अब राजेश भाई ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो उसको ले गए एक तालाब में, कह रहे खड़े हो जाओ, सब कुछ निकाल दो, बस एक पहने रखो और ये सब मुझे दे दो, और जब तक मैं नहीं बोलता अपनी आंखें मत खोलना, और श्री राधा का जाप करते रहना। अब वो थुर हो गए मान लेकर। अब राधा रानी, अब देखिए राजेश भाई ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, राधा रानी को ऐसे भक्त, चाहे वो पात्र उन्हें वो नहीं देती, राधा रानी हमारी राधा रानी है, वो हमारी किशोरी जी है, वो हमारी लाडली जी है, वो हमारी प्यारी है, अति भोली। उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने कन्हैया को कहा देखो भैया ये मेरा भक्त है और ये मेरा नाम ले रहा है, जाओ इसको दर्शन देकर आओ, इसे तुम्हें देखना है। ठाकुर जी ने कहा भाई ये पात्र पुत्र तो है नहीं, ऐसे कैसे चला जाऊं? तो राधा रानी ने कहा देखो चुप रहो, मेरे है ना, आप क्या तुम पात्र को ही बनाओगे? जो पात्र नहीं होता उसको भी तुम्हारे को दर्शन देने की ड्यूटी है, गो एंड आप उसको दर्शन देके आओ। ठाकुर जी तो फिर लाडली लाडली जी लाडली लाडली जी का तुम जाओ, भाई कन्हैया कहते पता नहीं कहाँ फंस गया आदमी के साथ। वो आ गए, वो राधा राधा कर रहा है और आंख बंद करी हुई है। उसको आकर ठाकुर जी ने कहा, बिहारी जी ने, कि भाई मैं तेरे सामने आ गया हूं, अपनी आंखें खोल, नेत्र खोलो, मेरे दर्शन कर ले। कह रहा है देखो भैया आप जो भी हो, मैं आपकी बात पे नहीं विश्वास करूंगा। कह रहा तू किसकी बात पे विश्वास करेगा? कह रहे वो मेरे गुरुजी जो थे ना, जो मुझे बोल के गए, जो यहाँ खड़ा करके गए, उन गुरुजी को लाओ, वो गुरुजी मुझे कहेंगे। कह रहे कौन गुरुजी? वो ठग था, वो गुरुजी कुछ नहीं है। कह रहा है तुम मेरे गुरुजी के बारे में कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हें ठग मानता हूं तो तुम जाओ यहाँ से। अब कन्हैया गया, अच्छा पागल आदमी, मैं इसको दर्शन देने आया हूँ राधा रानी के कहने से, ये कह रहा है उस ठग को लाओ, पहले ठग को लाओगे, ठग बोलेगा तब मैं आके खोलूंगा। वापिस आ गए। राधा रानी ने कहा क्या करा जी? राधा रानी ने कहा कि दर्शन दिया है? कह रहे नहीं वो तो बड़ा बेवकूफ है, वो तो कह रहे पहले ठग को लाओ और ठग से कहलवाओ, मैं तब खोलूंगा आगे। लाडली जी कहती हैं जाओ पहले उस ठग को ढूंढो, उस ठग को उस भक्त के पास लेकर जाओ, उसको कहलवाओ और अपने दर्शन दो, तभी टास्क कंप्लीट मानी जाएगी। बाकी बिहारी जी, बाकी बिहारी जी कहते इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करे बिहारी जी की? बिहारी जी कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। उस ठग को ढूंढा। राजेश भाई सुन तो सुना, क्लाइमेक्स भी आए नहीं। ठग कह रहा है अरे प्रभु आप मेरे को दर्शन देने आ गए, ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। कह रहा है इसका हिसाब मैं तेरे से बाद में करूंगा, अभी मैं मूड में नहीं हूं। कह रहे क्या काम है आपको मेरे से? कह रहे उस भक्त को तूने वहां खड़ा किया, उसके पास चल, उसको बोल कि मैं उसको दर्शन देने आया हूं, तब तेरे से बाद में बात करूंगा। कह रहे चलो प्रभु अब आप आ ही गए हो, तो ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरे बच्चे, इनको भी दर्शन दे जाओ। कह रहे तेरा मेरा ठिका देना लेके मैं सबको दर्शन दूं? वो ठग बोला, कह रहा मेरी पत्नी को भी दे दो दर्शन, मेरे बच्चों को भी दे दो। कह रहा मरता क्या नहीं करता। ठाकुर जी ने दे दी दर्शन, लेके आ गए उसको। उस ठग ने उसको कहा फिर कि भाई देख ये बिहारी जी आ गए यहाँ पर, तू आंखें खोल ले और दर्शन दे। अब भाई साहब बिहारी जी की दया प्रकट हुई राजेश भाई, उसको गले से लगा लिया, उसको कहा तेरे जैसे भक्त और तेरा जैसा प्रेम अटूट अनन्य है, मैं उसको डिस्क्राइब, मैं तेरा दास। तो फिर वो अब एक और वृत्तांत इसी के साथ आया आगे। तो उसने ठग ने कहा सर देखो प्रभु जी ये आप इसको कह तो रहे हो ये गले लगा रहे हो, मुझे भी लगाओ। कह रहे तेरे को गले किस लिए लगाऊं? ठग को कहा बिहारी जी ने। कह रहे देखो इसने मुझे गुरु माना था
और इसको राधा रानी का ये रास्ता मैंने बताया था, तो ये यहां तक पहुंचता ही नहीं अगर मैं नहीं होता। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो राजेश भाई से क्या मॉरल निकला? राधा रानी कितनी दयावान है, वो पात्र नहीं देखती। और भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, वो भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो लाइन नहीं देखते। मेरे पास आंसू नहीं निकल रहे सर, मैं बता रहा हूं, सजल हो जाए नेत्र ऐसी चीजें सुनकर। ऐसे हैं हमारे कन्हैया, और ऐसी है किशोरी जी। तो किशोरी जी को पकड़ लिया, तो वो कह रहे हैं किसी आदमी को कहा कि एक क्षण और प्रभु की बात करने का और प्रभु का नाम लेने का क्या सुख है। तेही के तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तेही के ताही ना स्वर्ग मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्या आदि बात घड़ी है। आदि में पुनियाद, जो एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो राजेश भाई, भगवान का नाम लेने का कितना जबरदस्त सत्संग का हुआ है। ये तो मैंने आपको एक कथा बताई, मैंने 8-10 कथा राजेश भाई बीच में वर्णन करी, पर इन सब कथाओं का मुझे यही बेनिफिट समझ में आया। एक भगवान का बोंदू भक्त था। बोंदू मतलब जैसे उनको कहा कि वो बोंदू है, उसको पता नहीं था बेचारे को कि भगवान मिल भी सकते हैं। उसके गुरु ने कहा कि तुम जाओ वन में ग्वालों की तरह, और तुम्हें किसी दिन कन्हैया मिलेंगे और ऐसे रंग के होंगे। उसने मान लिया कि देते मेरे गुरु जी कह रहे हैं तो हैं। अब उस भोंदू भक्त के पास जब ठाकुर जी आ गए और उसके साथ बैठ के रोटी खाने लगे ग्वालों की तरह, तो उसको उसने आनंद में आया। उसने अपने गुरु को बताया, गुरु को लगा ऐसी ना कहना। गुरु ने कहा कि चलो तुम्हें मिल भी गए होंगे, तू भोंदू है, तू झूठ तो बोलेगा नहीं, तू उसको मेरे पास भी लेके आना। अपने गुरु से मिलाने के लिए भोंदू जी ने ठाकुर जी को इस बात पे लाके खड़ा कर दिया, जब तक मैं आपके साथ कंपनी नहीं करूंगा, जब तक आप मेरे गुरु जी के पास नहीं चलोगे। तो जाना पड़ा राजेश भाई। और उस भोंदू भक्त की ये बात समझ में आई राजेश भाई। हमें अपने आप को ना, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, प्लीज बुरा मत माना राजेश भाई, करेक्ट भी करना। हमें अपने आप को भगवान के सामने या वैसे भोंदू कहने में ना बड़ी शर्म महसूस होती है। मैं तो अपने आप को अब बोलना चाहता हूं कि मैं तो भोंदू ही बढ़िया हूं। अगर मुझे किसी तरीके से ठाकुर जी मिल जाए और राधा रानी, मेरे को ये लेवल बहुत अच्छा लग रहा है सर, सूट भी कर रहा है। एनी हाउ, अब आते हैं पेनल्टी पे वापस। तो ये दो चर्चाएं राजेश भाई, ये भोंदू भक्त वाली और ये जो ठग वाली कथा मैंने अभी कहीं सुनी इंद्रेश जी महाराज जी की किसी यूट्यूब के चैनल से, इतनी आनंददायक लगी राजेश भाई मुझे, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा बस किसी तरीके से ऐसी ही कथाएं सुनते रहे राजेश जी। पर आपने पेनल्टी पढ़ानी है, अब पेनल्टी पे आते हैं वापस से। 271 एडी डिस्कस किया हमने, फॉल्स एंट्री ओमिटेड एंट्री। एक राजेश भाई ना, जो मैं बता रहा था कि कई बार जब लॉ मेकर्स लॉ बनाते हैं और पेनल्टी की लॉ बनाते हैं, तो उनका क्या होता है, वो ओवरलैपिंग कर देते हैं, एक ही चीज को कई सेक्शनों में डाल देते हैं। एक बार नोट करना खिवानी जी, कागज पेन सब आप लोगों के पास में, बड़ी केस स्टडी लिखवा रहा हूं। 270A सबसेक्शन 9 में मिस रिपोर्टिंग के 6 क्लॉज बताए हुए। 270A सबसेक्शन 9 की मिस रिपोर्टिंग वाली 200% वाली पेनल्टी में 6 चीजें बता रखी है राजेश भाई। उसमें ये लिखा है कि जो चीज रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर नहीं है, रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी आ जाएगी। अब 271AA जो पेनल्टी 68 सेक्शन 69 के अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट वगैरह से रिलेट करती है, वो अलग से एक सेक्शन है 271AA। नोट करा आपने सर? वो 68 69 अलग से कवर्ड है, उस पर 270A नहीं लग सकता। अगर 271A लग रहा है तो 270A नहीं लगेगा। और एक तीसरी पेनल्टी है राजेश भाई 271AA जो सर्च की वजह से लग रही है अनडिस्क्लोज इनकम पे, 271AA। नोट कर रहे हैं आप? सर्च केस, अनडिस्क्लोज इनकम। भाई साहब इन तीनों को अगर आप हेड ऑन कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर कट ओवरलैपिंग नजर आएगी। जो चीज 270A9 में आ रही है वो 271AC में भी आ रही है, 271AA में भी आ रही है। अब बताइए खिवाने जी इस क्वेश्चन का उत्तर कि कौन सी पेनल्टी लगेगी अगर आपका केस 68 69 अनएक्सप्लेन इनकम का है। तो ये देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं, एक मिनट सर, मेरे को क्वेश्चन पुट करने दीजिए, फिर उत्तर आप लोग ही देंगे। कि जिसमें सबसे ज्यादा खून निकल सकता हो, जैसे एक बात है कि ज्यादा से ज्यादा खून निकले एसएससी का, एक भावना, और एक दूसरी भावना, काकरा जी सही हंस रहे हैं, कि कम से कम लगे भाई, जिसमें बेनिफिट मिले। अब बताइए कैसे होगा ये डिसाइड? अब ये क्लियर ओवरलैपिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अंग्रेजी को ज्यादा मुश्किल नहीं है। 270 सबसेक्शन 9 को एक में रखिए, 271AA को दूसरे में रखिए, तीसरे में 271AC को रखिए, एक टेबुलर बनाइए, कंपैरिजन करिए, आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी। अब राजेश भाई बताइए कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन कैसे लगेगा? क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट का अंतर है, ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, इसमें रोकड़े का अमाउंट का इन्वॉल्व है, बनी वाली बात है, इसमें पैसे का जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा भाई साहब। पहली बात तो ये कि अगर तीनों लग गई तो क्या होगा, आदमी मरेगा जीगा? मर जाएगा। हाँ देखो खिवानी जी कह रहे हैं। और काकरा जी कौन सी लगेगी, इसका टेस्ट क्या होगा, मैं आपको ये लिखवाना चाहता हूं, लिख लीजिए। वो पेनल्टी लगेगी जो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सबसे स्पेशल प्रोविजन है, सबसे निकट, जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट प्रोविजन है। जैसे 68 के लिए राजेश भाई डायरेक्ट प्रोविजन कौन सा है? 271AA।
वो पेनल्टी ना तो 270 ए में आएगी ना 271 ए बी में आएगी। आर यू विद मी? तो बिल्कुल मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए, मे बी इफ यू यस कैन, सर। कि जो स्पेशल और स्पेसिफिक प्रोविजन है वो अप्लाई करेगा, बाकी प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। राजेश जी संतुष्ट है नहीं मेरी बात? करेगा। राजेश भाई संतुष्ट हो? बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वैसे ये क्या है कि अरे डिपार्टमेंट, सर नहीं वो राजेश भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सिर्फ मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अभी लॉ में कि कौन सी सेक्शन का। अच्छा, किसी ने कहा, अब एक बार एक मिनट के लिए मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ सर, वैसी कि मान लीजिए किसी ने किसी से खिवानी जी लोन लिया, और वो लोन लेने के बाद उसने कागज दे दिए, जिसने लोन लिया था बोरोवर ने, एओ ने असेसमेंट में एडिशन कर दिया, एडिशन हुआ 68 में, और 68 का जो भी टैक्स बना वो दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है काकरा जी, कि ऐसा लोन का एडिशन, ऐसी लेटर से उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेनी स्टॉक डिपार्टमेंट कह रहा था उसका एडिशन हो गया, ऐसे ही कुछ और है शेयर एप्लीकेशन मनी, तो क्या इन सब केसेस में जिनमें ये 68 वाले एडिशन हुए हैं, क्या 271 डबल एसी की पेनल्टी वहां हर एक केस में लगेगी जहां पर भी कैश क्रेडिट का एडिशन है खिवानी जी, या 68 का एडिशन है? आपके लास्ट में वर्ड्स ब्रेक हो गए। मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर जिन केसेस में असेसिंग अथॉरिटीज ने, जाओ ने या फाओ ने इनकम टैक्स की असेसमेंट में वो एडिशन कर रखे हैं जहां सेसी ने लोन लिया है, मैंने राजेश अग्रवाल जी से लोन लिया, प्रिय राजेश अग्रवाल जी से, मैंने उनकी सब कागज दे दिए, फिर भी डिपार्टमेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो सेटिस्फेक्शन वर्ड आपको पता है, 68 का एडिशन कपिल गोयल के हाथ में कर दिया और मैंने टैक्स दे दिया। अब क्वेश्चन ये कि क्या कपिल गोयल के हाथ में धारा 271 डबल एसी की जो स्पेसिफिक पेनल्टी है 68 वाली 69 वाली, वो लगेगी नहीं लगेगी? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है, जिस जो डिपार्टमेंट के हिसाब से काकरा जी पेनी स्टॉक है जो फेवरेट वर्ड है, वो उन्होंने कैपिटल गेन डिसअलाउ कर रखा है, मैंने टैक्स दे दिया, पर अभी पेनल्टी की बात हो रही है। और ऐसे ही और भी केसेस हो सकते हैं जहां 68 और 69 के एडिशंस हुए हुए हैं। मेरा आप सबसे अपने आप से पूछना ये कि क्या इन सब में पेनल्टी 271 डबल एसी की मैंडेटरी है, या कुछ और भी देखा जाएगा पूरी सब पेनल्टी लगाने से पहले? और भी देखा जाएगा, रीजनेबलनेस भी देखी जाएगी, प्रोपोर्शनेट देखी जाएगी। सर नहीं, एक ना इसमें आप, सॉरी मैं आपकी बात कट शॉर्ट कर रहा हूं, एक नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी राजेश भाई ये देखा जाएगा, जिस 68 की ट्रांजैक्शन पे डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा रहा है, आप नोट कर लीजिए वो फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में आ रही है या फैक्ट्स डिसप्रूव। आप कहेंगे, आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सेमिनार की, फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड वर्सेस फैक्ट्स डिसप्रूव्ड, इसमें क्या अंतर होता है बताइए? डिसप्रूव मतलब गलत साबित कर दिया गया। उन सब केसेस के 68 69 वाले में जहां एडिशन फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड की वजह से लगा है, वो कभी भी पेनल्टी के लिए तब्दील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट डिस्प्रूव्ड वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मैं दोबारा बता रहा हूं, जमीन और आसमान का अंतर है। सिर्फ अगर एडिशन 68 का जहां होता है जनरली फैक्ट नॉट प्रूव्ड करने पे, उसको अगर पेनल्टी के अंदर एस्केलेट करना है तो राजेश जी, प्रभु जी, फैक्ट डिस्प्रूव्ड की जोन में लाना पड़ेगा। बिना फैक्ट डिस्प्रूव्ड के जोन में लाए हुए पेनल्टी 68 वाले 69 वाले किसी भी एडिशन पे नहीं लग सकते। बतेरे ऑर्डर्स हैं, सब मैंने डाले हैं। आपको क्लियर हो गई बात? इसको राजेश भाई ये भी थ्योरी ऑफ डाउटफुल पेनलाइजेशन का ही रूप है। आप समझ रहे हैं क्यों क्यों नहीं लगेगी? अगर आपने फैक्ट नॉट प्रूव नहीं करे, मतलब आपने प्रूव नहीं किया कपिल गोयल ने कि मैंने राजेश अग्रवाल से जो लोन लिया है सही है, पर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा राजेश भाई कि जो मैंने आपसे लोन लिया वो मेरी इनकम थी। दोनों बातों में अंतर है नहीं है कुछ? अगर जिस आदमी ने फैक्ट प्रूव नहीं करे तो यह मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट डिस्प्रूव भी हो गया अपने आप ही। ये मैं पूछ रहा हूं सबसे, शिवानी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर ये समझ में आ गया? इसको थ्योरी ऑफ इक्वल ओनर्स तो डिपार्टमेंट पे ही है ना बॉस, ओनर्स तो डिपार्टमेंट पे ही है कि वो प्रूव करे पहले। एक राजेश भाई बड़ा शानदार वर्ड है पेनल्टी के लिए, आप नोट कर लें, इक्वल हाइपोथेसिस। इक्वल हाइपोथेसिस क्या होता है? जहां डिपार्टमेंट और असेसी दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं, उन केसेस में टैक्स तो लग सकता है, ब्याज लग सकता है, बट पेनल्टी नहीं लग सकती। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस। नोट कर रहे हैं खिवानी जी, इक्वल हाइपोथेसिस क्या होता है? यस। मैंने अपना पक्ष प्रूव नहीं किया, पर डिपार्टमेंट ने भी मुझे डिसप्रूव नहीं किया। नहीं किया। इस सिचुएशन को हम पूरी सब किससे नवाजते हैं? थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस। जो भी सिचुएशन इक्वल हाइपोथेसिस में आएंगी वहां पेनल्टी कतई नहीं लग सकती। नोट कर लीजिए, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, थ्योरी ऑफ इक्वल हाइपोथेसिस। करेक्ट सर समझ में आ गया? नहीं करेक्ट तो है, समझ में आया नहीं आपके? समझ में आ गया सर, क्लियर। बस सर ये समझ में आ गई तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। जहां थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, पूरा क्लियर हो गया। नहीं, क्योंकि खिवानी जी देखिए, अब वो बात अलग है राजेश भाई, देखो डिपार्टमेंट का एप्टीट्यूड तो वही रहेगा जैसे है। अभी मैंने ना 3-4 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स राजेश भाई पढ़े, मैं आपको 1-2 ऑर्डर लेटेस्ट लिखवा रहा हूं, आप सब नोट कर लीजिए। आपके ये लेटेस्ट साइटेशंस है पेनल्टी के ऊपर, आपको हेल्प करेंगी। एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कैरोनाग,
कैरोना लिमिटेड, CARONA, कैरोना लिमिटेड 478 ITR पेज नंबर 1, कैरोना की पेनल्टी लगाते वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जब जस्टिस आलोक करा देते, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उनका जजमेंट है कैरोना लिमिटेड। उसके बाद राजेश भाई एक लैंडमार्क ऑर्डर आया अभी पिछले दिनों ही, नवंबर अक्टूबर में ही, पिछले महीने में, कोको कलर लिमिटेड, ये आप सब खिवानी जी नोट कर लें, लैंडमार्क फैसला है मेरे हिसाब से। 6 प्रेपोजिशन पेनल्टी पे लिखी है जजमेंट में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, जस्टिस कुलकर्णी ने, GS कुलकर्णी ने, कोको कलर लिमिटेड। राजेश भाई बोगस परचेज का केस था, कोई डिसअलाउंस कर दिया इन्होंने, इनकी तृप्ति नहीं हुई, एस्टिमेट बेस पे बोगस परचेज पे पेनल्टी भी लगा दी। जज साहब ने बोला कि आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि पेनल्टी लगाने से पहले आपको सारा मटेरियल जिसके बेस पे आपने इस परचेज को बोगस कहा था और इसमें एडिशन किया था, वो आपको पेनल्टी में अलग से एसएससी को बताना है। और जिस लॉ के अंदर से आपको इनपुट आया था सेल टैक्स विभाग से, क्या उस लॉ में उस आदमी के ऊपर पेनल्टी लगी नहीं लगी? इनकम टैक्स विभाग ट्रेन को रवाना कर रहा है, बट उस लॉ में तो पता ही नहीं क्या हुआ है जिस लॉ में से प्रोसीडिंग्स। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये राजेश भाई, वैट से या जीएसटी से इनपुट आए, जीएसटी में तो कुछ हुआ नहीं, और इनकम टैक्स विभाग ने पेनल्टी की सारी पार्टी ज्वाइन करके उसमें पेनल्टी लगा दी। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोको कलर में और अभी एक और जस्टिस ने बोला है कि जिस लॉ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर उस लॉ में वो लॉजिकल एंड तक नहीं गई तो इनकम टैक्स लॉ उसके बेसिस पे दीवाना नहीं हो सकता है, मस्ताना नहीं हो सकता है। तो ये तो सर असेसमेंट पे भी एप्लीकेबल हो सकता है सर, ये पूरा उसी के कंटेक्स्ट में लिखा था पहले, उन्होंने कहा पेनल्टी तो छोड़िए, आपके असेसमेंट ही वैलिड नहीं है, आपने असेसमेंट आपने सही पकड़ा। असेसमेंट की गाड़ी इनकम टैक्स में ट्रेन को रवाना करने से पहले, जो मेन स्टेशन है जहां से वो रवाना हो रही है, वहां करने से पहले जिस विभाग से इंफॉर्मेशन आई है उस विभाग वेट करना पड़ेगा, विभाग को पेशेंस रखनी पड़ेगी, शांति, जब तक वो उस कानून में उसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा। आप कहेंगे जब तक तो लिमिटेशन ओवर हो जाएगी तो एसएससी क्या करे, आप उसके क्या कंटिजेंट पेनल्टी लगा रहे हैं, कंटिजेंट एडिशन कर रहे हैं। ये तो आपने पहले भी बताया था कि जीएसटी की। पुरी साहब एक मिनट, पुरी साहब एक मिनट, वो ही कहना चाह रहे हैं इनकम टैक्स वाले कि सर हमारे को तो इतनी जल्दी है कि हम इनकम टैक्स में भूल ना जाए या हमारा टाइम लिमिटेशन ना चला जाए, इसलिए हम प्रीमैच्योर मैनर में और एडवांस मैनर में काम कर रहे हैं, कुछ मैच्योर मैनर में। सर इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में पहला जजमेंट जो जीएस कुलकर्णी साहब ने लिखा है, ये साइटेशन नहीं है सर, रिपोर्टेड नहीं है, तो उसमें राजेश भाई उन्होंने ये रिपोर्टेड नहीं है, नहीं रिपोर्टेड नहीं है, वो मैंने भेजा हुआ है, मैं दोबारा आज राजेश जी को भेजूंगा, राजेश जी आप सर्कुलेट कर देना इस वाले जजमेंट को। इसमें उन्होंने साहब ये लिखा है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जिस लॉ से खिवानी जी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बड़ी रैशनल प्रिंसिपल है, उस लॉ में वो प्रोसीडिंग्स लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचती तो इनकम टैक्स जब तक प्रोसीडिंग इनिशिएट या उसको कंक्लूड एसएससी के खिलाफ नहीं कर सकता। ये बड़ी सेंसिबल बात है, और हजारों केस बोगस परचेज सेल के जीएसटी के रॉ इनपुट्स पे कर दिए, जबकि जीएसटी की प्रोसीडिंग का तो अता और पता ही नहीं है, अता और पता ही नहीं है। वो तो जीएसटी के पोर्टल से इनपुट आ गए, तो पोर्टल से गाड़ी रवाना हो गई, पोर्टल के बीच में पूरी तीर्थ यात्रा हो गई, मानसूर और गंगा सागर पहुंच गए, और हमें यही नहीं पता कि जो फाउंडेशन है उसकी वैलिडिटी क्या है। फाउंडेशन मतलब राजेश भाई जिसपे नींव रखी हुई है, आपने नोट कर लिया ये बात सर? ये जजमेंट की, हालांकि जजमेंट आप देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है राजेश भाई, हमारे दोस्तों को लगता है कपिल भाई अपनी तरफ से ना बोल रहे हो, इनकी बात पे तो विश्वास नहीं है, जब तक ये साइटेशन नहीं देंगे ना इनकी बात नहीं मानेंगे, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कपिल भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मजाक की बात है, पर ये मैं ब्लफ नहीं मार रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर डंके की चोट पे जजमेंट में लिखा है जस्टिस कुलकर्णी ने साहब ने, और वो उन जैसे ही जजमेंट जज लिख सकता है कि आप जिस लॉ के प्रोसीडिंग पे दीवाने हो रहे हैं और इतनी सारी बातें कर रहे हैं, उस लॉ में क्या हुआ ये तो बता दीजिए, उस लॉ में उस डिपार्टमेंट ने उस इंफॉर्मेशन का क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, छोड़ दिया उसको, और यहां तुम आप कह रहे हो गलत है। ये राजेश भाई कमाल नहीं है। लेफ्ट हैंड, इसके लिए मैं आपको लॉर्ड डेनिंग ने क्या कहा था खिवानी जी, लेफ्ट हैंड डू नॉट नो व्हाट राइट हैंड इज डूइंग कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ लॉ रेवेन्यू। और दूसरी बात कि दो डिपार्टमेंट एक ही सब्जेक्ट मैटर में क्रॉस मैनर में एक्ट करे, जीएसटी वाला अलग दिशा में और इनकम टैक्स वाला एक अलग दिशा में, ऐसा हो सकता है? नो, ये मैंने नहीं कहा, लॉर्ड डेनिंग ने कहा हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह फॉलो किया हुआ है कस्टम लॉ में और इनडायरेक्ट टैक्स में, कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ में एक एजेंसी एक व्यू ले रही है और दूसरी एजेंसी उससे डायमेट्रिकली अपोजिट ले रही है, ये परमिसिबल नहीं है। ये मैंने नहीं बनाई सर, ये लॉर्ड डेनिंग कह गए थे, तो कह देंगे ये तीसरा केस कौन सा सर? तीन केस कह रहे थे ना, 3 केस मैं दे रहा हूं। तो तीसरा केस तो मैंने कवर कर तो लिया प्रभु, तीसरा केस था जो पेनल्टीज कैश ट्रांजैक्शन के लिए और 271 AAD के लिए थी प्रभु जी, और वो पेनल्टी के लिए हमने ये बोला है कि वो पेनल्टी लगाने का बहुत सीरियस ओनस डिपार्टमेंट पे है, उसमें भी गुड एंड रीजनेबल कॉज वाली बात लगेगी, और उसमें जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन और इंटेंशन नॉट टू इवेट टैक्स वाला पहाड़ा लगेगा आपको, मैं लगेगा। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जिसमें वो अखिलेश यादव वाला जजमेंट बोल रहे थे।
तो राजेश भाई 7 बजने वाले में 3 मिनट है, क्वेश्चन ले लो भाई साहब, 4-5 लोगों के क्वेश्चन है, जो भी है मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा सर। हरे कृष्णा, राधे राधे। और लास्ट में एक ही बात सर, मैंने एक चीज सोचा था, मैं 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट, मैं 1 मिनट मैं वो पढ़ के बताना चाह रहा था। देखो सर राजेश भाई कितनी सुंदर बात है, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को मन में रिझाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। गाते रहो, वाह वाह। एक भाव दूसरा बोला धमीजा जी, भक्त ने, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति। मतलब बिना भगवान को जाने, पहला स्टेप क्या है, जानना। दूसरा स्टेप क्या है, प्रतीति। प्रतीति का मतलब विश्वास। बिनु प्रतीति होई ना प्रीति, तीसरा स्टेप है राजेश भाई प्रीति। और चौथा स्टेप प्रेम में करना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रीति बिना नाही भक्ति डिडाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल में चिकनाई होती है, अगर आपकी भगवान को जाना नहीं, अगर आपने भगवान में विश्वास नहीं किया, अगर आपने भगवान से प्रीति नहीं करी खिवानी जी, तो आप चौथे स्टेप पे नहीं पहुंच पाएंगे, जो है भक्ति। तो मेरे जैसे बुद्धू आदमी ने, भोंदू आदमी ने क्या समझा, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, जानना, फिर प्रतीति विश्वास, फिर प्रीति तीसरा, और चौथा भक्ति। राजेश भाई बाकी बिहारी लाल की जय। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर। रख दूं? पवन गुलाटी जी पूछ रहे हैं, जाना नहीं है खिवानी जी, फिर हाँ वोट ऑफ थैंक्स पे तो दोगे आप मेरा? हाँ ये रख दूं? कपिल भाई आपको वोट ऑफ थैंक्स देंगे, सब लोग आपको मजाक कर रहा हूं सर, मेरे तो क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा था। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए राजेश भाई, लीजिए पवन क्वेश्चन। गुलाटी जी पूछ रहे हैं, इन आवर ITR नॉट फाइल्ड, नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशूड, रिटर्न फाइल्ड, फुल टैक्स डिपॉजिट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A इम्पोज्ड, अपील फाइल, हाउ टू फाइट? मैंने पूछा तो था, अभी बताया था। दोबारा बोलो क्या कह रहे हैं सर? 148 की नोटिस के, हाँ बोलो सर, बोलो। 148 के पहले रिटर्न फाइल की नहीं थी, हाँ, उसके बाद 148 का नोटिस है, रिटर्न फाइल की और फुल टैक्स पेड एंड एक्सेप्टेड। उसमें जो अंबादी कृष्णा मेनन वाला मैंने 471 ITR वाला जजमेंट दिया, एक तो आप वो लगाएं, और एक आप बोले कि डिपार्टमेंट को वॉलंटरी डिटेक्शन, जैसे क्या है 148 के नोटिस के आते ही अगर आपने अपने आप का टैक्स दे दिया और उनका कोई शोकॉज नहीं आया है, तो इट इज ए केस ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर डिटेक्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर इसमें भी पेनल्टी वो 148 की लगनी चाहिए, अंडर रिपोर्टिंग की। नहीं लगेगी ना, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रभु। एक तो इसलिए नहीं लगेगी, जो अंबादी कृष्णा मेनन का ऑर्डर है 471 ITR, वो पढ़ लीजिए आप, केरल हाईकोर्ट का। और एक मैं दूसरी बात समझाने लगा हूं, लॉ में अगर हमारे को कोई शोकॉज नोटिस, रीजंस, कोई शोकॉज नहीं, नोटिस नहीं आया पुरी साहब, और हमने प्रोसीडिंग के इंसेप्शन पे जाकर टैक्स पे कर दिया, तो पुराना सुप्रीम कोर्ट का सुरेश चंद्र मित्तल का ऑर्डर है, और वो बाद में जैसे केरल हाईकोर्ट ने भी फॉलो किया राजेश भाई, अगर आपने इंसेप्शन पे जाकर अपनी टैक्स ऑफर कर दी तो पेनल्टी असेसी पे लगेगी नहीं। ये मैं कहूँ Then we have to act fast. जी, We have to act fast. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ये पूछा असेसमेंट हो गया क्या? नहीं, असेसमेंट पेंडिंग है। जमीना जी एक्ट फास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि आपको जब तक वो जैसे दीवार के कोने पे ना ले आए, उससे पहले टैक्स देना है, Correct. ढाई से पहले। हाँ जी, हाँ सर, पढ़ रहे हो? मैं पढ़ू सर? वानी साहब आप पढ़ो। अच्छा, मैं तो उन्हें बताता हूँ। नितिन गोयल जी पूछ रहे हैं, ITR was prepared by third party who misguided and deduction claimed under chapter 6 during assessment proceeding, assessed or removed the incorrect claim, furnished a revised computation of income and paid the due tax. फिर तो ये तो आपने बता ही दिया, इसमें कोई लग ही नहीं सकती। बोनाफाइड करेक्शन हो गई सर। उसमें प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का भी आप जजमेंट साइट कर सकते हैं कि जो PwC एरर कर सकता है, ह्यूमन एरर तो कोई भी कर सकता है ना, सिली एरर तो। जी सर, जी सर। अच्छा, दिनेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, दिस इज केस ऑफ फाइनेंस असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 11-12, केस वाज रीओपन्ड अंडर सेक्शन 147-148, केस असेसमेंट ऑर्डर वाज पास्ड, एक्सपायरी ड्यू टू नॉट अटेंडिंग द सेम, issue was that builder have sold some plot as a stock in trade while case was open under section 148 on the basis of why assessee has not paid capital gain as 226 AS is showing transfer of plots. Now in appeal, appellant has explained everything as per order under section 250 assessment order was set aside. Now again AO is asking every details of the same. सर देखिए 148 के प्रोसीडिंग में अगर मैं जितना समझ पाया राजेश भाई, इन्होंने 148 का एक केस हुआ जो एओ ने असेस कर दिया, बाद में CIT अपील ने उस मैटर को सेटिसाइड करके एओ को भेज दिया। मेरा कहना है कि उसका सब्जेक्ट मैटर उतना ही रहेगा जो 148 के अंदर फाउंडेशन थी, उससे सब्जेक्ट मैटर से बाहर एओ सेटिसाइड में भी नहीं जा सकता। ये कोई 143(3) का सेटिसाइड नहीं है, ये किसका सेटिसाइड है?
148 लिमिटेड जो अध्याय जो फाउंडेशन थी उससे सब्जेक्ट मैटर से स्कोप से बाहर पूरी साहब एओ ट्रेवल ट्रांसग्रेस नहीं जा सकता। दैट इज क्लियर। और उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के लैंडमार्क ऑर्डर है, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रीजंस टू बिलीव की फाउंडेशन है राजेश भाई, उसी के कायदे में रहकर इंक्वायरी हो सकती है। भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं 143(2) का नोटिस रिसीव हुआ, कंपल्सरी स्क्रूटनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नाउ द असेसी कैन ही डिमांड रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स? अरे साहब ये जो कोको कलर का ऑर्डर है, जितने भी मैंने कुलकर्णी साहब के ऑर्डर बताए हैं जिनमें उन्होंने राजनीतिक बोगस परचेज के ऊपर पेनल्टी लगाई है ना, आपको पता है उन सब में कुलकर्णी साहब ने ये बात हाईलाइट करी है सारे जजमेंट में, पेनल्टी के अंदर। वो हालांकि असेसमेंट वैलिड की बात ही थी जो आपने पकड़ी, उन्होंने कहा वो असेसमेंट ही गलत है क्योंकि आपने आज तक उस आदमी को उस चीज को इन्फॉर्मेशन को घूंघट में रख रखा है। घूंघट समझते हैं बिंदनी की तरह, उसको आप दिखाई नहीं रहे वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है, और जब तक आप उसको धमीजा जी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहे, आप पेनल्टी की तो बात छोड़िए, आप असेसमेंट में एडिशन ही नहीं कर सकते। Are you clear what I am saying, Rajesh? That is what Bombay High Court, that is what Justice G.S. Kulkarni, that is what cases of penalty of 271(1)(c bogus purchases, the Bombay High Court has given 3 or 4 orders one after the other saying that relied upon sale tax department back material has to be first supplied, then question of assessment, then question of penalty. जी सर, आई थिंक क्वेश्चन हमारे सारे हो गए भाई साहब। सर चलिए बस मैं थैंक यू वेरी मच। आज का जो छोटा सा ये पेनल्टी का हमारा टॉपिक रहा, बाकी बिहारी की दया बनी रहे राजेश भाई, हमें जो आनंद ठाकुर जी के चरणों में मिल रहा है वो आनंद आपके आशीर्वाद से मिलता रहे, हमारी प्रीति बढ़ती रहे, हम हर एक क्षण उनको याद करते रहे और हर एक क्षण उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते रहे, और हर एक जगह और हर एक रूप में हमें वही दिखाई दे और उन्हीं से प्यार हो। सर जो भाई ये छोटा सा चैप्टर था मगर इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज की डेट में असेसमेंट के बाद पेनल्टी तो वो यूं फेंक रहे हैं जैसे पता नहीं रेवड़ी बांट रहे हो। आशीर्वाद दे रहे हैं ना, वो प्रसाद दे रहे हैं, जैसे भंडारा होता है, प्रसादी मिल रही है, प्रसादी मिल रही है धमेजा जी, प्रसादी मिल रही है। वैसे सर आपने एक जो भाई साहब कपिल भाई आपने एक जो किस्सा वो किंवदंती सुनाई थी कि ठाकुर जी कैसे मिले राधा रानी, यदि हम तुलसी चरित्र पढ़ें तो तुलसी चरित्र में ये आता है कि तुलसी जी जब रोजाना सरयू तट पे नहा करके निकलते थे तो एक व्यक्ति पहुंचा उनसे कि सर मेरे को भगवान से मिलाओ। बहुत सुंदर। तो अब भगवान से मिलाना, भगवान के दर्शन कराना कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है। बिल्कुल सही बात है। धर्मी आदमी को कैसे दर्शन होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उन्होंने कहा भाई तुम एक काम करो कि इस मचान पे चढ़ जाओ और मचान पे नीचे ना कांटे लगा लो, बताओ, लोहे के कांटे लगा लो और उस पर गिर जाओ, उस पर छलांग लगा दो तो आपको भगवत दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो वो गया, जाते रहे, रास्ते में उसको एक सेठ मिला कि भाई कहाँ जा रहा है? नो कहा साहब मैं भगवान के दर्शन करने हैं और ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है कि ऐसे भी कोई दर्शन हो सकते हैं कि भगवान के? ये तुलसी चरित्र का सुना रहा हूँ मैं आपको, तुलसी चरित्र बहुत सुंदर है सर, आप बताते जाओ ना आगे। हाँ तो आनंद आ रहा है। अब उसको थोड़ी शंका भी थी। तो सेठ बोला कि भाई तू एक काम कर, ऐसा है कि तू छोड़, ये जो मेरे पास मुद्रा है तू ये ले, आराम से घर खरीद, मकान खरीद, धंधा कर और आराम से रह और इन चीजों को तू छोड़ दे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, उसने धन ले लिया। अब सेठ जी को विश्वास था कि तुलसी जी जो कह रहे हैं वो सही बात जरूर सही है। तो तुलसी सेठ जी ने नीचे वो भाई साहब लोहे के कांटे वाटे बिछाए और ऊपर मचान पे चढ़ गए और जैसे ही कूदे तो बीच में ही भगवान राम ने लपक लिया और उसको दर्शन दे दिया। मुझे लगता है कनेक्शन चला गया। नहीं मैं साथ हूँ। तो सर रास्ते में ही पूरा मतलब कांटे तक नहीं पहुंचे वो सेठ जी, बीच में ही भगवान राम ने लपक लिया उनको और दर्शन हो गया। इसी बात को रिज्वाइन कर रहा हूं, 1 मिनट लूंगा। एक भक्त था जो भगवान का नाम जपने लगा, उसको देखो देख एक दूसरा भी जपने लग गया। क्या नाम, अपने नारद जी जा रहे थे भगवान के पास, उनसे पूछा पहले वाले से कि भाई मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुम्हारा कोई संदेश है तो खिमानी जी बताओ। वो कह रहा है साहब ये पूछ लेना कि मुझे दर्शन कब होंगे। दूसरे से पूछा, कह रहा मेरा भी सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये पूछ लेना। नारद जी प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ने उत्तर दिया, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मैं अभी तो कोई इनका लगता नहीं प्रारब्ध बनेगा, 7-8 जन्म से पहले तो मैं दूंगा नहीं। अब धमीजा जी
पहले उस उत्तर का आंसर, उस उत्तर को नारद जी ने जाकर दूसरे वाले को बताया। दूसरा वाला जो बाद में चालू किया था, वो कह रहा है इतना टाइम कौन वेस्ट करे, जब 7-8 बार जन्म बाद देंगे तो कौन देखेगा, तब की तब देखे जाएगा। उन्होंने तभी नाम लेना बंद कर दिया। फिर उन्होंने वही उत्तर पहले वाले को जाकर बताया। वो खिवानी जी इतना डांस करने लग गया, वो कह रहा है तुम मजा आ गया, बाके बिहारी की जय हो। वो कह रहा तुम पागल, तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं सुना। वो कह रहे 8-10 जन्म बाद मिलेंगे। कह रहे भगवान ने मेरी तरफ कंसीडरेशन तो दी, मेरे लिए तो ये बात है। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हुए, उसको गले से लगा लिया कि यही भक्त चाहिए मुझे। बाके बिहारी लाल की ये राजेश भाई, आप जो एक किस्सा मुझे भी याद आ गया। बहुत बहुत एक आदमी को उसका गुरु मिला। पूरी साहब बता रहे, बताने दो। ओवर टू खिवानी सर। हाँ सुनाओ सर, सुनाओ। पूरी साहब बताओ। हाँ बताओ सर। एक आदमी बहुत अच्छे काम करता था, तो उसके गुरु ने कहा कि वो कहते ना मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। वो कहता जब तू मर जाए ना, तो जब ऊपर यमलोक में पहुंचे, उनको बोलना जी मुझे मेरे पुण्य देखने हैं। वो कहते पुण्य देखने। जब वो मरा, उन्होंने कहा जी आपका ने बहुत पुण्य किए हैं। वो कहते मुझे मेरे पुण्य देखने हैं। वो धर्मराज जी बड़े परेशान हो गए, पुण्य कैसे दिखाऊं इसको। उन्होंने क्या किया जी, सीधा लेके गए उसको वैकुंठ धाम। वो जाके वहां पर संदेशा भेजा भगवान विष्णु को कि जी ऐसे ऐसे एक आदमी आया, वो कहता मुझे मेरे पुण्य देखने हैं। तो वो कहते हैं मैं समझ गया भैया, उसने पुण्य देखने का क्या मतलब है, क्योंकि पुण्य देख नहीं सकता और सिवाय मेरे को दिखा नहीं सकता। तो उसको उसके गुरु ने मुझसे मिलने का रास्ता बताया। उसको भेजे अंदर कि भैया जो आदमी सर वो बात जो मैंने चौपाई में बताई थी कि तेही के तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तेही के ताही ना स्वर्ग, तेही के ताही ना सकल मिली जो सुख लब सत्संग। एक क्षण का सुख भाई ठाकुर जी के पास ले जाएगा, एनी अवसर। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू खिवानी जी। चलो जी खिवानी साहब। कपिल जी, हर बार की तरह इस बार भी जो बारीकियां थी सेक्शंस की, जो बारीकियां थी इसमें प्रोविजंस की, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ आपने समझा दी है। बहुत ज्ञान दे देते हैं आप, हमारा काम चल जाता है सर। आपका आशीर्वाद हमारा गुजारा हो जाता है। मैं भोंदू ही रहूंगा, भोंदू ही हूँ, भोंदू ही रहूंगा, पर आपके लिए प्यारा हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। आप सबको प्यारे भाई। अगर आप भोंदू को कितना ज्ञान देते हो ना, तो हमारे लिए भोंदू ठीक हो। ठीक है, आशीर्वाद कीजिए सर। मैं भी कहूंगा। हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही कराओगे। क्या कराओगे सर? ये गंगा जी को पार आप ही कराओगे। आपका आशीर्वाद बनेगा। धमीजा जी मैं उस के पात्र नहीं हूँ, मेरे में मैं तो निकृष्ट हूँ, निकृष्ट का भी निकृष्ट हूँ, पर आप आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा। ये पैरेलल से आप उसकी हमें संज्ञा देते हुए रामचरित मानस और तुलसी के ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए हमें वो साथ में पेनल्टीज या एक्ट को समझा देते हो। ये ऐसा लगता है कि जैसे हमने ईश्वर दर्शन ही कर लिए। लगती है या लगता है। कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहे, ज्ञान देते रहे। हरे कृष्णा सर। राधे राधे। प्रणाम राजेश भाई। भाई। राधे 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 राधे।